कंफर्म कर दीजिए। स्टार्टेड, यस स्टार्टेड ना। Started, sir. ठीक है। चलो सर, स्क्रीन शेयर है आपके सामने। और सर हम लोग आगे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्क्रीन शेयर है ना सर? हेलो, स्क्रीन शेयर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, देखो सर, बहुत ही पॉपुलर एक टॉपिक है, मतलब चर्चित विषय है, बहुत ही ज्यादा चर्चा होता है इसके बारे में। और काफी सारे लोग अपना रोजी रोटी भी चलाते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करके। लेकिन सर तो फिर हम लोग रोजी रोटी चलाएंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग सीखेंगे? नहीं सर, रोजी रोटी तो सबके बारे में सबका है, तो रोजी रोटी सबको चलाना होता है। और मजा का बात है सर, रोजी रोटी सबका चलता है। एक कहावत है, कहते हैं कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो जो भी हो, लेकिन हम लोग यहाँ पर दाने दाने पर इनकम टैक्स फाइलिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मतलब हर एक बात करेंगे सर इनकम टैक्स फाइलिंग के बारे में। फिर आप लोगों को एक प्रैक्टिकल चीजें भी बताऊंगा कि कैसे इनकम टैक्स फाइलिंग प्रैक्टिकली होता है, जो बहुत ही लास्ट पार्ट है कि अल्टीमेटली आपको कैसे फॉर्म को भरना होता है, कैसे फाइल करना होता है इनकम टैक्स साइट में। दैट्स अ लेटर पार्ट ऑफ द स्टेज। बट सबसे पहले आप आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा ये गवर्नमेंट साइट में मैं आज अभी आपके साथ हूँ। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है, वो सब तो समझ जाओगे आप बाद में। लेकिन सबसे पहले तो ये समझना है सर कि ये गवर्नमेंट साइट में आपको कुछ क्विक लिंक दिया हुआ है और कुछ बेसिक चीज़ें। अगर आप इंडिविजुअल्स हो, अगर आप एच हो, मतलब एज ए पर्सन, ठीक है, तो आपके बारे में डिटेल्स आप जान लो यहाँ से। ठीक है, सैलरीड एम्प्लॉय के लिए गाइडेड टू फाइल टैक्स रिटर्न देख रहे हैं ना सर? ठीक है, अगर आप बिजनेस प्रोफेशन चलाते हो तो आपके लिए टैक्स रिटर्न फाइलिंग के बारे में गाइडेंस है। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपके लिए भी है। अगर आप एक नॉन रेसिडेंट हो तो आपके लिए भी है। और अगर आप एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर हो, मतलब आपका अगर जॉइंट फैमिली बिजनेस है और वहां से आपका बिजनेस का मतलब आपका फैमिली का रिटर्न भरा जाता है। ठीक है, तो फैमिली अपना इनकम पे रिटर्न भरता है एनजीओ में। तभी का आपको एक गाइडेंस ऑफ टैक्स फाइलिंग रिटर्न फॉर्म एंड रिटर्न एंड फॉर्म एप्लीकेबल टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, एनजीओ कौन सा फॉर्म भरेगा। ठीक है, सैलरीड पर्सन कौन सा फॉर्म भरेगा, सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो क्या मैं आपको एक क्लिक करके दिखाऊं? ठीक है, तो जैसे अगर मैं गाइडेंस टू टैक्स फाइल टैक्स रिटर्न में अगर क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हो हाउ टू फाइल टैक्स रिटर्न पे जाके भी हम चेक कर सकते हो। एकदम अब मैंने आपको साइट में लेके चला गया जहाँ से एक्चुअली में होता है हाउ टू फाइल रिटर्न। आपको यहाँ पर कुछ मैनुअल्स मिल रहा है, जैसे आई टी आर वन यूजर मैनुअल, आई टी आर वन FAQ, आई टी आर फोर एंड आई टी आर फोर। ठीक है, तो आई टी आर वन एंड आई टी आर फोर के थ्रू से, वन एंड फोर के थ्रू से सैलरी 8% का होता है। बाकी अगर आप डिटेल्स चाहते हो तो एक एक चीज़ का मैनुअल निकाल के और FAQ निकाल के आप और पढ़ाई कर सकते हो। मैं फिलहाल इसको स्किप करूंगा क्योंकि ये फर्दर स्टेज का मैटर है। लास्ट में बताऊंगा सर ये सब चीज़ों के बारे में कि आई टी आर फोर क्या काम करता है नहीं करता है, ये सब फॉर्म फिलअप का एरिया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज प्रोविजंस रिगार्डिंग इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, जो बहुत जरूरी चीजें हैं आप लोगों के एग्जाम के लिए भी। और एज ए एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, ये काफी जरूरी चर्चा है सर। ठीक है, तो एक एक करके आगे बढ़ता। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ कि रिटर्न फॉर्म्स एप्लीकेबल टू दी, आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो तो आपके लिए रिटर्न फाइलिंग करने के लिए कौन सी फॉर्म की जरूरत है। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपके सामने है सर ITR वन, इसको सहज भी कहा जाता है। ठीक है, सहज भी कहा जाता है, सहज। ठीक है, applicable for individuals, the return is applicable for a resident other than not ordinary resident। ठीक है, individual having total income of any of the following source of up to 50 लाख, अगर आपका इनकम 50 लाख तक कैटेगरी में आता है। ठीक है, आपका एक हाउस प्रॉपर्टी है, अदर सोर्स में इंटरेस्ट कमाते हो, फैमिली पेंशन है, डिविडेंड एक्सेट्रा है, और एग्रीकल्चरल इनकम अप टू 5,000 का है। एग्रीकल्चरल इनकम अप टू 5,000 का है। जो लोग आजकल बेसिक का क्लास कर रहे हो, हाँ, बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स का क्लास जो लोग आजकल कंप्लीट किए हो, वहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे एग्रीकल्चर इनकम का कैलकुलेशन हो रहा है। रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन, अगर किसी की एग्री इनकम 5,000 से अधिक होता है, ठीक है, और ओवरऑल इनकम अगर 2.5 लाख से ज्यादा होता है, मतलब बेसिक लिमिट क्रॉस करता है। ठीक है, एज पर दी एज, नॉर्मली बिलो 62.5 लाख, 2.5 लाख या 2.5 लाख जो भी बोलो, 60 के ऊपर जाने से 3 लाख और 80 के ऊपर जाने से
5 लाख। लेकिन एग्रीकल्चर इनकम अगर 5000 क्रॉस कर दे तो रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको बता, अगर आपका एग्री इनकम 5000 तक का है, अगर आपका ओवरऑल इनकम टोटल इनकम 50 लाख कैटेगरी में आता है तो ITR सहज आपके लिए है। ठीक है, कौन यूज नहीं कर सकता ITR 1? ITR 1 कैनॉट बी यूज्ड बाय अ पर्सन जो कंपनी के डायरेक्टर है, has held any unlisted equity shares at any time during the previous year। अगर कोई स्टॉक किसी कंपनी का अनलिस्टेड शेयर होल्ड करता है, अनलिस्टेड मतलब जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है ऐसा कंपनी का शेयर, मानो प्रीवियस ईयर में किसी के पास किसी अनलिस्टेड कंपनी का शेयर होल्डिंग है जो स्टॉक मार्केट लिस्टेड नहीं है, स्टॉक मार्केट में तो सिर्फ हार्डली 7000 कंपनी लिस्टेड है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज को मिला के अगर देखा जाए तो हार्डली 7-8 हजार 9000 कंपनी लिस्टेड है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। उसमें BSE NSE में एक्टिव ट्रेडिंग होता है। ठीक है, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज एक्टिव है बट ट्रेडिंग नहीं होता। तो अगर किसी के पास अनलिस्टेड स्टॉक का शेयर है वो नहीं कर सकता। ऐसे एनी एसेट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, अगर कोई कंपनी बाहर में है, इंडिया के बाहर है, उसके फाइनेंशियल इंटरेस्ट है आपको उसमें किसी एसेट्स पे, तो आप नहीं कर सकते, ITR सहज आपके लिए नहीं है। ठीक है साइनिंग ऑथोरिटी ऑफ एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, आउटसाइड इंडिया में कोई अकाउंट है जिसमें साइनिंग ऑथोरिटी है आपका, मतलब डायरेक्टर पोस्ट में हो आप। ठीक है, इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया इज ए पर्सन whose case tax has been deducted under section 184A, बाद में चर्चा करते हैं इसके बारे में। is a person in whose case payment or deduction of tax has been deferred on ESOP बेसिस में TDS होता है। ESOP क्या होता है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अगर किसी का एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन क्या होता है, ये सब कंपनी लॉ रिलेटेड मैटर है सर, सारा चीज अभी मैं आपको डिस्कस भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि सब वास्ट एरिया है। जब आपको एक कंप्लीट नॉलेज मिल जाता है ना इनकम टैक्स का, अकाउंट्स का, लॉ का, तभी जाके ईच एंड एवरी केस आपको समझ में आ जाता है। ठीक है, ESOP के बारे में कंपनी लॉ में डिस्कशन होता है, इसलिए हर क्लास करना जरूरी होता है, नहीं तो क्या है ना नॉलेज आधा अधूरा रह जाएगा। तो फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के लिए इतना सारा सब्जेक्ट या कॉस्ट अकाउंटेंट होने के लिए इतना सारा सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जाता है? कंपनी सेक्रेटरीज को इतना सारा सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जाता है? सिर्फ टैक्स पढ़ा देता या सिर्फ कंपनी लॉ पढ़ा देता इनफ नहीं होता है, इसीलिए इतना सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए होता है। तो मैं हर सब्जेक्ट का चर्चा यहाँ पर तो नहीं कर सकता, लेकिन आपको कह सकता बताने के लिए बता रहा हूँ कि ITR 1 सहज कौन कर सकता है। ITR 2 जो इंडिविजुअल एंड EHUF के लिए लागू होता है। ठीक है, जो ITR 1 नहीं कर सकता वो ITR 2 में जाएगा। ठीक है, जस्ट नॉर्मली इंडिविजुअल एंड EHUF इसका एंड नॉट हैविंग इनकम अंडर PGBP, मतलब EHUF अगर PGBP नहीं करता है, इंडिविजुअल अगर PGBP नहीं करता है तो ITR 2 उनके लिए। ITR 3 में कौन जाते हैं? इनका इनकम अंडर दी PGBP होता है, वो ITR 3 में जाएगा। इंडिविजुअल एंड EHUF जिसका PGBP इनकम है, मतलब प्रॉफिट्स एंड गेन्स इन बिजनेस एंड प्रोफेशंस, और साथ में ये भी कहता है जो ITR 1, 2 और 4 में नहीं है वो ITR 3 करेगा। तो ITR 4 को सुगम कहते हैं, ये सब नाम दिया गया है सुगम। ठीक है, सहज सुगम। ठीक है, ITR 4 ये कौन कर सकता है सर? ये कर सकता है इंडिविजुअल, EHUF एंड फार्म। ठीक है, लेकिन LLP नहीं सर, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के। Is return applicable for an individual HUF who is a resident other than not ordinary resident of a farm। लेकिन LLP नहीं सर, फार्म का NOR नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकता है। ये सब बात ना पूछो सर, ये नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन होता है, ये सब रेजिडेंशियल स्टेटस में वाइटल डिस्कशंस रहा है, ऑलरेडी कर चुका रिसेंटली, बेसिक का क्लास उधर हो रहा है सैटरडे। Who is a resident having total income up to 50 lakh and having income from business and professions which is computed on a presumptive basis। इनका presumptive basis में इनकम कैलकुलेशन होता है, जो अकाउंट्स वगैरह मेंटेन नहीं करता। ठीक है, 44AD के तहत, 44ADA के तहत, 44AE के तहत। सर ये सब सेक्शन का चर्चा कहाँ करते हो सर? PGBP में है। जो लोग प्रॉफिट्स एंड गेन्स इन बिजनेस एंड प्रोफेशन का चैप्टर अच्छे से किए हो उनको पता है 44AD क्या है, 44ADA क्या है, 44AE क्या है, इसलिए हर चैप्टर इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आप सैलरीड या पेंशन से कमाते हो, आपका एक ही हाउस प्रॉपर्टी है, आप इंटरेस्ट, फैमिली पेंशन, डिविडेंड से भी कमाते हो और आपका एग्रीकल्चर इनकम भी 5000 के अंदर रहता है, तब आप ITR 4 में जा सकते हो। ये सुगम कहलाता है। ठीक है, ये सुगम कहलाता है। नीचे लिस्ट है सर कौन कौन ITR 4 नहीं कर सकता। ठीक है, और भी अलग अलग चीजें बोला है कि अगर डिडक्शन ऑफ टैक्स है 192 में तो कौन सा फॉर्म लगेगा, अगर आप सैलरीड हो, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है तो फॉर्म 16 पे क्या लगेगा। ठीक है, सब चीज बोला है, 16A कब लगेगा, 67 कब लगेगा, 626A कब लगेगा। ये रिटर्न फाइलिंग चैप्टर के अंदर नहीं, ये सब चीजें काफी डिटेल्स में आपको बाद में मैं बताऊंगा। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा हल्का सा आपको
आइडिया दे रहा था कि आखिर एक सैलरीड पर्सन को क्या करना पड़ता है, एक पीजीपीपी रिलेटेड पर्सन को क्या करना पड़ेगा। ये सब चीज आपको इनकम टैक्स के साइड से ही मिल जाएगा, जो रियल लाइफ में जब आप काम करोगे तब जरूरी चीजें हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप जानते हो तभी जाके ईच एंड एवरीथिंग को कर पाओगे। तो सर अभी क्या कराने वाले हो? सर अभी तो मैं आपको प्रोविजंस को डिटेल्स में समझाने वाला हूँ, ठीक है सर। तो समझते चलो, जानते चलो। आई होप कि आप लोगों को बात समझ में आ रहा है सर, कि रिटर्न फाइलिंग के लिए भी बहुत सारा चीजें आता है। कौन से चीजों के लिए क्या फॉर्म, कौन क्या है, क्या इनकम है, कितना इनकम है, इनकम का लिमिट क्या है, ये थोड़ा सा आपको अलग ही लेवल में चर्चा का विषय, ठीक है। लेकिन फिलहाल एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस में जो जो पूछ सकता है, ठीक है, वो सब में थोड़ा बात, ठीक है। मतलब बेसिकली क्वेश्चन से पहले प्रोविजंस को समझना जरूरी है और उसी में थोड़ा फोकस करूंगा सर। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, इतना आशा तो मैं कर ही सकता हूँ, कह रहे हैं सर, आशा है मोरे चाशा। मतलब आप आशा करिए बट हमको कुछ नहीं बोलना है। अच्छा फिर भी बोल दो सर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। ठीक है, देखो सर, फाइलिंग ऑफ रिटर्न एक बहुत ही जरूरी विषय। क्यों? क्योंकि आप इनकम कर रहे हो, गवर्नमेंट के घर में रिटर्न फाइल करोगे, ये तो एक नॉर्मल बात है। लेकिन क्या हर किसी को करना पड़ता है? नहीं सर, नॉट नेसेसरी फॉर एवरीबडी। कोई कोई लोग हैं जिनके लिए एग्जेम्पशन है कि वो रिटर्न फाइल ना भी करेगा तो चलेगा। नॉर्मली जिनका इनकम लेवल लो है उनके लिए थोड़ी रिटर्न फाइलिंग आता है। बट अगर आपका इनकम एक सर्टेन लिमिट क्रॉस करता है, ठीक है, तो और अगर आपको इनकम टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होता है तो आपको रिटर्न फाइल करना होगा, है ना। आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा, बेसिक लिमिट क्रॉस करने से ही रिटर्न फाइल करने का प्रावधान होता है। तो मैं आपको आगे आगे बताता हूँ कि देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो आपको एग्जाम के लिए भी बहुत जरूरी सेक्शंस है। कंपलसरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, कंपलसरी रिटर्न फाइलिंग के बारे में सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सर इनकम का रिटर्न फाइल किया जाता है, लॉस का भी किया जाता है क्या? यस सर, लॉस का भी रिटर्न फाइल होता है बिजनेस के केस में ऑब्वियसली, बाकी और किस में लॉस करोगे। तो रिटर्न ऑफ लॉस 139 सबसेक्शन 3, बिलेटेड रिटर्न जस्ट लाइक अ बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, ठीक है। रिटर्न टाइम पे नहीं भरे, लेट में रिटर्न फाइल कर सकते हो। जैसे आप लोग एग्जाम का फॉर्म फिलअप लेटेड, बहुत लोग टाइम पे नहीं करता, लेट करके करता है, ड्यू डेट क्रॉस करने के बाद करता है, फिर फोन करते हैं सर देखो ना सर टाइम है कि नहीं, मेरा ना छूट गया है, मैं भूल गया था, एग्जाम फॉर्म फिलअप करने में मैं भूल गया था, तो वो बिलेटेड फॉर्म फिलअप करता है। तो इंस्टीट्यूट भी आपसे क्या लेता है? फाइन पेनल्टी चार्ज करता है। वैसा ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आपसे बिलेटेड रिटर्न के लिए प्यार से कुछ चार्ज करेगा। रिवाइज रिटर्न कब जरूरत होता है? अगर रिटर्न में कोई गड़बड़ रह गया हो, कोई ओमिशन हो गया हो, कोई इंपॉर्टेंट डेटा मिस हो गया हो, तब रिवाइज रिटर्न का जरूरत पड़ता है। 139 सबसेक्शन 5, 139 सबसेक्शन 5। अपडेटेड रिटर्न 139 सबसेक्शन 8A में बात करते हैं। रिटर्न अगर डिफेक्टिव होता है तो उसको चेंज करने के लिए सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 बात करता है। तो एक एक चीजों पे बात करना पड़ेगा, ठीक है, एक एक चीजों पे बात करना पड़ेगा, एग्जाम्पल में गो थ्रू करना पड़ेगा, क्वेश्चन आंसर पे जाना पड़ेगा, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि आखिर चलता क्या है मार्केट में, कि आखिर मार्केट में इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग को लेके क्या क्या बातें एज एन एक्सपर्ट ऑफ इनकम टैक्स आपको जानना चाहिए, ठीक है। एज एन एक्सपर्ट ऑफ इन इनकम टैक्स आपको जानना चाहिए। और क्या बात करना है सर? सर और ये भी जानना है इंटरेस्ट एंड फी फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। 234A इसके बारे में बात करता है कि अगर आप रिटर्न फाइलिंग में डिफॉल्ट कर जाते हो तो आपके ऊपर क्या इंटरेस्ट चार्ज होगा, ठीक है, उसका कैलकुलेशन क्या होगा। फी फॉर डिफॉल्टिंग फर्निशिंग ऑफ रिटर्न, इंटरेस्ट भी लगता है, फी भी लगता है। 234F फी लगता है, 234F के तहत इंटरेस्ट लगता है, 234A के तहत। सर जरूरी बातें हैं सर, बहुत जरूरी बातें हैं सर। और कुछ चीजें सर, कुछ अदर प्रोविजंस भी आपको इस एरिया में जानना चाहिए, जैसे कि देयर आर सर्टेन अदर प्रोविजंस, जैसे कि पैन नंबर। सेक्शन 139 है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पहचान होता है पैन, है ना। नॉट जस्ट इनकम टैक्स, जीएसटी ऑल्सो, इनकम टैक्स एंड जीएसटी ये दोनों पैन बेस्ड है। और इंडिया में ये जो इनकम का जरिया है ये पैन से ही जुड़ता है, ठीक है। आपका पैन नंबर से ही आपका इनकम का डेटा गवर्नमेंट के पास पता लग जाता है। पैन बहुत वाइटल है, हमें लगता है पैन कार्ड एक आइडेंटिटी है, बट ये बहुत बड़ी चीज है सर। आधार नंबर भी जरूरी है, ठीक है। तो फी फॉर एन नॉन इंटीमेशन ऑफ आधार नंबर
सबमिशन ऑफ रिटर्न थ्रू टैक्स रिटर्न प्रिपेयर, ठीक है। ये टैक्स रिटर्न प्रिपेयर कौन है मैं आपको बताता हूँ। आप लोग बन सकते हो सर, जो लोग सीए में कर रहे हो वो तो ऐसे भी करोगे, है ना। स्पेशली सीए के लिए तो बहुत ज्यादा मार्केट में प्रावधान है, ठीक है, टैक्स प्रोफेशनल्स के तौर पे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सर, ये देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एक अलग ही बोर्ड बनाया गया है सर। इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट रजिस्टर करता है इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स रिलेटेड काम करते हैं, अगर वो प्रैक्टिसिंग सीए है तो अपने आप को यहाँ पर रखता है, ठीक है। ई रिटर्न इंटरमीडिएरी भी होते हैं, ठीक है। एपीआई स्पेसिफिकेशन, ईआरआई लिस्ट, एक्सटर्नल एजेंसीज भी होते हैं, ठीक है, सेंट्रल एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का। टैक्स डिडक्टर, टैक्स कलेक्टर का भी डिटेल्स होते हैं। तो इनकम टैक्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि ऑडिट का रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके हाथ में होता है ना, सीए के हाथ में होता है, तो इनके लिए स्पेशल एक पावर तो दिया गया है। इसके अलावा कोई भी टैक्स रिटर्न प्रिपेयर बन सकता है, इवन बीकॉम पास आउट करके भी टैक्स रिटर्न प्रिपेयर बना जा सकता है। टीआरपीस कहते हैं शॉर्ट में इनको, ठीक है। इसका एक एग्जाम होता है, इसको पास करके आप टैक्स रिटर्न प्रिपेयर बन सकते हो। इसका चर्चा मैं आपके साथ 239B में करता हूँ। अच्छा सर, 140 ऑथराइज टू वेरीफाई रिटर्न ऑफ इनकम। कौन इनकम रिटर्न ऑफ इनकम को वेरीफाई करने का अथॉरिटी किसके पास है? मतलब इनकम रिटर्न भरने के बाद उसको वेरीफाई करने का अथॉरिटी, जैसे आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, जस्ट लुक एट हियर। आता हूँ सर होम पे। होम पे आने के बाद ये देख सकते हैं आप, जैसे कि मैं आपको बोला पैन, आप आधार देख रहे हो यहाँ पर, है ना, लिंक आधार स्टेटस, लिंक आधार, ठीक है, ये सभी चीजें हैं। ई पैन, पैन कार्ड, तो ये सब बहुत जरूरी बातें हैं सर। लेकिन अगर मैं वेरीफाई का बात करूँ तो ई वेरीफाई रिटर्न, ठीक है, ई वेरीफाई होता है ना, तो ई वेरीफाई में जैसे आपने क्लिक करोगे ना, यहाँ पर ई वेरीफाई होता है, पैन के थ्रू से वेरिफिकेशन होता है, तो वेरिफिकेशन में टाइम लगता है, फिर रिटर्न सक्सेसफुली वेरीफाइड होता है। तो कौन वेरीफाई कर सकता है रिटर्न फाइलिंग को, उसके बारे में भी आपको जानना है। पर्सन ऑथराइज टू वेरीफाई रिटर्न ऑफ इनकम, सेक्शन 140, दैट इज द कांसेप्ट ऑफ सेल्फ असेसमेंट आल्सो। आप खुद भी सेल्फ असेस करके रिटर्न फाइल कर सकते हो 140A के तहत। एंड टैक्स ऑन अपडेटेड रिटर्न, अपडेटेड रिटर्न पे टैक्स कैसे भरना है 140B बोलता है। सर इतना सारा सेक्शन, सेक्शन पे सेक्शन, सेक्शन पे सेक्शन, सर लॉ है सर, क्या कर सकते हैं। टैक्स लॉज, जीएसटी लॉज, ये सब तो लॉ है, लॉ के बेसिस पे कैलकुलेशन है। तो लॉ को जानोगे तो बाकी चीज भी समझ में आ जाएगा। तो इतना सारा चीज जान जाओगे, ठीक है, तो उसके साथ इनकम टैक्स का जो रिटर्न फाइलिंग का साइड है उसमें अपने आप को थोड़ा सा समय दोगे तो जरूरी बातें सब समझ में आ जाएगी। टाइम दो, एकदम बिल्कुल बन जाओगे सर। सर बेसिक से चालू करो सर, बेसिक से, कोई एडवांस चर्चा नहीं है, एकदम बेसिक से, ठीक है सर, एकदम बेसिक से। हम लोगों को एकदम बेसिक से जानना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, बेसिक से अप टू डेट चीजों तक जाएंगे, अपग्रेडेशन तक जाएंगे, अपडेट मतलब एकदम डीप लेवल में चलेंगे, जैसे हर चैप्टर में करते हैं यहाँ पर भी करेंगे। इनकम टैक्स एक्ट 1961 obviously contains provisions for filing of return of income. The return of income is the format in which the assessee furnishes information as to his total income and tax paid. क्या बताते, क्या इंफॉर्मेशन देते हैं, तो इसका कितना टोटल इनकम है और कितना टैक्स पेबल बनेगा, मतलब टैक्स पे करना पड़ेगा उनको, उसका रिटर्न फाइल करना, तो फॉर्मेट को ही रिटर्न ऑफ इनकम कहा जाता है। The format for filing of return by different assessee is notified by the CBDT. assessee कितना सारा होता है सर, जितना तरह का पर्सन होता है, जितना तरह का पर्सन होता है उसको हम लोग एसएससी कहेंगे, और क्या कहेंगे, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। आ गए सर अगेन होम में, एसएससी के बारे में यहाँ पर कितना सुंदर लिस्ट लगा दिया। इंडिविजुअल एचएफ में आप किस तरह का इनकम करते हो, ठीक है, कंपनी, डोमेस्टिक, फॉरेन, नॉन कंपनी, एओपी, बीओआई, फार्म एलएलपी, लोकल अथॉरिटी। देखो एओपी, बीओआई, ट्रस्ट, ठीक है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, फार्म एंड एलएलपी, लोकल अथॉरिटी, ठीक है, आ गया ना, यही तो सब है। और कौन है, इंडिविजुअल और एचयूएफ है, कंपनी है, उसमें भी दो तरह का होता है, और नॉन कंपनीज के अंदर एओपी, बीओआई मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ट्रस्ट, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, जिसको हम लोग पर्सन में ही इनकम टैक्स के बेसिक क्लास में इसके बारे में पहले पहले पढ़ते हैं। फार्म एलएलपी मतलब या तो 1932 वाला पार्टनरशिप फार्म, और लिमिटेड लाइबिलिटी वाला पार्टनरशिप जो 2008 में आया है। एंड लोकल अथॉरिटी मतलब लाइक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, पंचायत, ठीक है, जिला परिषद, जो भी कैंटोनमेंट बोर्ड, इस तरह लोकल अथॉरिटी में होते हैं।
इनका भी इनकम होता है, इनके बारे में भी डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सो हर चीज मिल जाएगा, फिर मिलेगा क्या नहीं सर, दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो मिलता नहीं है, बस ढूंढना पड़ता है। हर चीज इस दुनिया के अंदर है, हमें तो बस डिस्कवर करना होता है। मैन कैनॉट क्रिएट मैटर, मैन ओनली कैन डिस्कवर। तो हम लोग कोई भी चीज बना नहीं सकते, हम लोग सिर्फ उसको ढूंढ के डिस्कवर कर सकते हैं। तो क्या ये आप बोल रहे हो? अरे मैं कहाँ बोल रहा हूँ, यही तो सच्चाई है सर। चलो, तो सीबीडीटी के तरफ से अलग अलग एसएससी के बारे में नोटिफाई किया गया। द पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम अर्न अंडर डिफरेंट हेड्स, अलग अलग हेड है आपका, 5 हेड्स हैं। सैलरी कमाते हो, पीजीपीपी कमाते हो, मतलब प्रॉफिट्स एंड गेन्स इन बिजनेस एंड प्रोफेशंस करते हो, अदर सोर्स से कमा रहे हो, कैपिटल गेन से कमा रहे हो, हाउस प्रॉपर्टी से कमा रहे हो, फिर वहां से जीटीआई निकालते हो, ग्रॉस टोटल इनकम, फिर डिडक्शन देते हो एटीसी से एटीयू, ठीक है, जीटीआई से, फिर उसके बाद टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल निकाल देते हो। ये सब आप लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। बाय द एसएससी आर जनरली रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड इन रिटर्न ऑफ इनकम। जो भी कैलकुलेट करेगा उसको रिटर्न ऑफ इनकम पे बताना पड़ेगा। इन शॉर्ट, रिटर्न ऑफ इनकम इज द डिक्लेरेशन ऑफ इनकम। क्या है इन शॉर्ट? रिटर्न ऑफ इनकम क्या है? डिक्लेरेशन ऑफ इनकम एंड द रिजल्टेंट टैक्स बाय द एसएससी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। बस इतनी सी बात है। प्रिस्क्राइब जो फॉर्मेट आपके सामने इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग डिपार्टमेंट रखेगा, उस फॉर्मेट के तहत बस भर दो। आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 4 भर दो, बस और कुछ नहीं है। मैं दिखाऊंगा आगे आगे सब दिखाऊंगा। आईटीआर 1, आईटीआर 4, आईटीआर 3, जो भी जिसका जो भी चीजें होते हैं मैं आपको फॉर्मेट शो कर दूंगा, उसमें बस डिटेल्स डालना है। बाकी चीज तो मतलब हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वो वर्किंग है, और वो बस सबमिशन ऑफ फॉर्म है बस, ठीक है, सबमिशन ऑफ फॉर्म है। आगे आगे बताते हैं सर कंपलसरी फाइलिंग के बारे में क्या कहते हैं, कब ऐसा है कि फाइल करना ही पड़ेगा, ना करें तो मुश्किल। सर मुश्किल नहीं होगा अगर आप फाइल कर देते हो 139 सबसेक्शन 1, तो कोई मुश्किल नहीं। क्या 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 बताते हैं 139 सबसेक्शन 1? एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 इट इज कंपल्सरी फॉर कंपनीज एंड फार्म्स टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम और लॉस। अगर आप कंपनी चलाते हो, अगर आप फार्म चलाते हो, तो आपको रिटर्न ऑफ इनकम या लॉस का रिटर्न भरना ही पड़ेगा फॉर एवरी प्रीवियस ईयर ऑन और बिफोर द ड्यू डेट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। हर प्रीवियस ईयर का ड्यू डेट के अंदर आपको भरना पड़ेगा। आगे बताते हैं ड्यू डेट के बारे में, एक लिस्ट है ड्यू डेट को बताती है आपको, कंपनी के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए। इन केस ऑफ ए पर्सन अदर देन ए कंपनी और ए फार्म, अगर आप एक कंपनी नहीं हो, फार्म नहीं हो, filing of return of income on or before the due date is mandatory if his total income or the total income of any other person in respect of which he is accessible under the act during the previous year exceeds the basic exemption limit. So what is the basic exemption limit? अगर आपका इनकम 2,50,000 से ज्यादा है, अगर आपका एज लेस देन 60 का है, अगर आपका एज 3 लाख से ज्यादा है, अगर आपका एज 60 से ज्यादा है, अगर आपका इनकम 5 लाख से ज्यादा है, वहीं आपका एज 80 से ज्यादा है। इंडिविजुअल के लिए बात कर रहा हूँ सर, एज मायने रखता है। इन केस ऑफ इंडिविजुअल एज मैटर्स, है ना, एज मैटर करता है। तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इसको कहते हैं। अगर आपका बेसिक लिमिट क्रॉस करे, सर मेरा टैक्स लाइबिलिटी नहीं हो रहा, तो कई बार हम लोग कैलकुलेशन करने के टाइम पे देखे हैं सर, जब टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि आप 87 नहीं यूज कर लेते हो, रिबेट ले लेते हो, और रिबेट लेने के बाद आपका टैक्स नील हो जाता है। तो क्या आप बोलोगे कि मेरा टैक्स नील है इसलिए मैं टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करूंगा? हाँ सर, जस्ट बिकॉज आपका टैक्स नील हो रहा है, लाइबिलिटी जीरो हो रहा है, तो क्या आपको रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ेगा? तब हम लोग प्रैक्टिस करने के टाइम पे देखते हैं, अगर किसी का इनकम 5 लाख भी जाता है ना, अप टू 5 लाख तक इनकम में भी टैक्स लाइबिलिटी नील हो सकता है। तो टैक्स लाइबिलिटी नील होने के साथ रिटर्न फाइलिंग ना करने का कोई कनेक्शन नहीं है। रिटर्न फाइल आपको तभी करना पड़ेगा अगर आपका बेसिक एक्सपेंशन लिमिट क्रॉस करे। अगर इनकम लेवल 2.5 लाख क्रॉस करता है तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है सर? है सर। यस सर।
तो आप ऐसा नहीं बोल सकते नहीं मेरा तो 5 लाख तक का इनकम है और उसमें तो टैक्स लायबिलिटी 0 हो रहा है तो मैं रिटर्न फाइल नहीं नहीं सर, ऐसा प्रोविजन ही नहीं है, लॉ ऐसा बोलता नहीं है। नहीं हमको पता नहीं था, अरे भाई इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, मतलब हमें लॉ नहीं पता ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। सर ऐसा है क्या? सर ऐसा है, लॉ पता नहीं, लॉ पता करो। सर कितना लॉ पढ़ेंगे, बहुत सारा लॉ है, मत पढ़ो। जितना सीएमए वाले को जानना है उतना पढ़ लो, बहुत है सर, ठीक है। बाकी मन करे तो लॉयर का भी लॉ पढ़ लेना बाद में। सर चलो आगे बढ़ते हैं। एवरी पर्सन बीइंग अ रेसिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, आर नॉर आर ओ आर आप लोग जानते हो। Every person being a resident other than not ordinary resident in India within the meaning of section 6 subsection 6। अब मैं क्या बताऊं सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 पे, इतना चर्चा किया। Who is not required to furnish a return under section 139 subsection 1 would be required to file a return of income or loss for the previous year in the prescribed form and verify it in the prescribed manner on or before the due date if such person at any time during the previous year। मतलब अगर कोई नॉन रेजिडेंट भी है, अगर कोई आरनॉर भी है, ठीक है, बेसिकली अगर कोई आरनॉर है मतलब रेसिडेंट है बट ऑर्डिनरी नहीं है एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 के तहत। सर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 कहाँ पढ़े हैं? अरे कहाँ पढ़े हैं इसको लो? सर बेसिक में रेसिडेंट में। रेसिडेंस में, रेसिडेंशियल स्टेटस पे, है ना। तो जो कुछ भी आर ओ आर आर नॉर का कॉन्सेप्ट है रेसिडेंशियल स्टेटस पे बोला गया है। अब देखो इसलिए हर चैप्टर कितना जरूरी है ना। कोई बोलेगा नहीं नहीं हमको बेसिक पता है लेकिन रेसिडेंट पढ़ा ही नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। कोई स्टूडेंट ऐसा होता है सर रेसिडेंशियल स्टेटस से ना मैंने देखा क्वेश्चन ज्यादा कुछ आता नहीं है, ये सब सवाल ना करे। क्वेश्चन चैप्टर से होगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्वेश्चन कंप्लीटली होता है, कभी भी कहीं से भी सवाल कर सकता है। चैप्टर ना बताओ तो आप ये सब प्रोविजन समझ ही नहीं पाओ, ऐसा मत करो। बार बार बोलता हूँ प्रोफेशनल एग्जाम में इस तरह का बोका बोका सजेशन मत बनाओ, हर चैप्टर को पढ़ो क्योंकि ईच एंड एवरी चैप्टर हर चैप्टर को कनेक्ट करता है और हर चैप्टर से जुड़ा हुआ सवाल हो सकता है। तो ऐसा ठीक है, वेटेज देख सकते हो कि यहाँ से कितना सवाल होता है, ट्रेंड कैसा है, बिल्कुल चेक कर सकते हो कि इस चैप्टर से 15 सवाल 15 मार्क्स का सवाल किया है, उस चैप्टर से 5 नंबर का सवाल किया है, आप ये देख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चैप्टर को नहीं जानेंगे, ये बहुत बड़ा गलती कर बैठते हैं लोग और फिर बोलते हैं कि सीएसईएम में पासिंग परसेंटेज कम क्यों है। छोड़ो सर, ज्ञान बांटने से कुछ फायदा नहीं है, बात रियलाइजेशन का है। आगे बढ़े सर। तो अगर आप कोई ऐसे हो जो आर नॉर वगैरह में आ जाते हो एज पर सेक्शन 6 सेक्शन 6, अगर आप कोई बेनिफिशियल ओनर हो, ठीक है, होल्ड्स एज ए बेनिफिशियल ओनर और अदरवाइज एनी एसेट्स located outside India or has a signing authority in any account located outside India, ठीक है, including any financial interest or in any entity। इसके लिए बात कर रहे हैं, रेसिडेंट के लिए भी बोल रहे हैं जो इंडिया का रेसिडेंट है या फिर जो आर, तो रेसिडेंट किस तरह का हो सकता है, या तो आर ओ आर होगा या तो आर नॉर होगा। दो तरह का रेसिडेंट होता है ना सर, एक आर ओ आर और एक आर नॉर, ठीक है। एक आर ओ आर तरह का रेसिडेंट होता है और एक आर नॉर तरह का रेसिडेंट। तो आप किसी भी तरह का रेसिडेंट, ठीक है, अगर आपका आउटसाइड इंडिया में कोई साइनिंग ऑथोरिटी वाला बात हो, कोई अकाउंट्स में, कोई बिजनेस पे, कोई एसेट्स पे, कोई बेनिफिशियल ओनरशिप हो, तो ऐसे केसेस में भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, उसमें तो इनकम भी नहीं दिखा जाएगा, ठीक है। इज अ बेनिफिशियरी ऑफ एनी एसेट, however an individual being a beneficiary of any asset located outside India would not be required to file return of income under this clause where the income of any arising from such asset is includable in the income of the person, is includable in the income of the person, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। मतलब बाहर से कोई एसेट्स होल्ड करके अगर आपका इनकम जो बन रहा है वो इनकम टैक्स के हिसाब से बन रहा है, इज ए बेनिफिशियरी ऑफ एनी एसेट इंक्लूडिंग एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, अगर सब कुछ एज पर इनकम टैक्स एक्ट के तहत बन रहा है तो ऐसे केसेस में अगर वो रिटर्न फाइल ना भी करे तो चलेगा। मैं बताता हूँ क्या कॉन्सेप्ट है। अब आपको यहाँ पर एक सवाल मन में चल रहा है, सर बेनिफिशियल ओनरशिप क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेनिफिशियल ओनर or who is the beneficiary in respect of an asset for the purpose of section 139। sir beneficial owner हम उसे बोलते हैं an individual who has provided directly or indirectly consideration for the asset for the immediate or future benefit direct or indirect of himself or any other person। माने
सर माने बहुत सिंपल है, अगर कोई एसेट है जिसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप होल्ड करते हो, उससे कोई रेंट क्रिएट होता है, ठीक है, एसेट से, या किसी भी तरह का इनकम जनरेट होता है, बदले में आपको कुछ मिलता है, कंसिडरेशन फॉर द एसेट, जिसका बेनिफिट आपको इमीडिएट भी मिल सकता है या फ्यूचर में भी मिल सकता है, डायरेक्टली भी मिल सकता है, इनडायरेक्टली भी मिल सकता है, उसे बेनिफिशियल ओनर कहते हैं। आउटसाइड इंडिया में एसेट होल्ड करने का जो बेनिफिट आपको लिया जा रहा है, बेनिफिशियरी कौन है? An individual who derived benefit from asset during the previous year. मानो 23-24 में आपका इनकम जनरेट हो रहा है, तो 22-23 में अगर कोई फॉरेन एसेट से आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है तो आप बेनिफिशियरी हो जाओगे। एंड द कंसिडरेशन फॉर सच एसेट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन अदर देन सच बेनिफिशियरी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेनिफिशियल ओनर और बेनिफिशियरी। अब इसमें क्या क्या कहता है सर? इसमें कहता है रिक्वायरमेंट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम एज पर द 4th and 5th प्रोविजन टू सेक्शन 139 सबसेक्शन। सर प्रोविसो और प्रोविजंस में क्या फर्क है विशु जी? बार बार नजर आ रहा होगा, जो लोग कंपनी लॉ का क्लास किए हो, सीए में, मतलब जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट का पढ़ाई करते हो, ये लोग कंपनी लॉ में एक टॉपिक होता है अदर लॉ बोल के, और जो लोग टीएस में पढ़ाई करते हो उनके लिए एक टॉपिक होता है जूरिस्प्रूडेंस, उसमें ये प्रोविसो प्रोविजंस के बीच में फर्क समझा जाता है। सही ना सर? प्रोविसो क्या होता है? बोलो सर, प्रोविसो क्या होता है? व्हाट इज प्रोविसो? ये तो बताओ। जो मेन प्रोविजंस का ही एक पार्ट होता है उसे प्रोविसो कहते हैं, बस, और अभी कुछ जरूरी नहीं, इतना सा। बोलो सर, बोलो बोलो। सब्स्टिट्यूट ऑफ प्रोविजन। हाँ, मतलब उसी प्रोविजंस का, मेन प्रोविजंस का कोई पार्ट, उसे प्रोविसो करके बुलाया जाता है। ठीक है, तो ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम एज पर द 4th and 5th प्रोविजन टू सेक्शन 139 सब क्या कहता है? A resident other than not ordinary resident within the meaning of section 6 subsection 6 who is not required to furnish return of income under section 139 subsection 1 who at any time during the previous year, दो कंडीशन आ रहा है सर, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अगर वो कोई बेनिफिशियल एसेट्स का ओनरशिप ले रहा है, एनी एसेट इंक्लूडिंग एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया और हैज अ साइनिंग अथॉरिटी इन एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, ऐसे केसेस में एक कंडीशन बन रहा है, और दूसरा एक केस बन रहा है कि इज अ बेनिफिशियरी ऑफ एनी एसेट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। तो क्या बताना चाहता है? Where any income arising from such asset is includable in the hands of the person specified in A, in accordance with the provision of the Act, an individual being a beneficiary of such asset is not required to file return of income under the 4th provision. तो 4th provision कहता है, इनकम टैक्स सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 का 4th provision कहता है कि अगर वो एज पर इनकम टैक्स के हिसाब से वो इनकम वैलिड है तो उसके लिए आपको रिटर्न फाइलिंग करने का जरूरत नहीं है, बट अगर वो इनकम टैक्स के हिसाब से वैलिड नहीं है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में 5th प्रोविजन कहते हैं कि आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, बस इतना सा बात है, आगे कुछ एग्जांपल देखते हैं, आपको और समझ में आ जाएगा। सर एक बात यहाँ पर याद रखना, एवरी पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल और एचयूएल और एन यूपीबीओआई whether incorporated or not or an artificial juridical person, या तो आप इनकॉर्पोरेटेड हो मतलब कंपनी हो या नहीं हो, या फिर अगर आप कोई आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन लाइक मंदिर मस्जिद ट्रस्ट गिरजा ये सब आता है, ठीक है, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल, जिसका टोटल इनकम और टोटल इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच ही इज एक्सेसिबल अंडर द एक्ट, तो जिसका असेसमेंट होता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, बार बार बोल रहा हूँ 23-24 अगर मेरा असेसमेंट ईयर है तो 22-23 मेरा प्रीवियस ईयर है। ठीक है, ऐसे चलता रहता है हमेशा विदाउट गिविंग द इफेक्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 6 से, मतलब 80C से 80U का कोई प्रोविजन अप्लाई नहीं हुआ, और सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, 54A, ये किसका सेक्शन है बोले तो? ये सब कहाँ पर पढ़ाया जाता है? ये 54, 54B, 54D, 54EC कौन से चैप्टर में पढ़े उसे? में, कैपिटल गेन में, बोलो। हाँ सर, ये सर इंडिविजुअल चैप्टर का
डिडक्शन है, जैसे कि कैपिटल गेन का, जैसे कि अदर सोर्स का। तो ये सब चैप्टर रिलेटेड जो डिडक्शन है, स्पेशली कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स का बात यहाँ पर हो रहा है, उसमें जो इंडिविजुअल चैप्टर वाइज आपको डिडक्शन मिलते हैं ना, उसका इफेक्ट देने से पहले अगर आपका एग्जेम्पशन लिमिट क्रॉस करता है, ठीक है, तो जाके आपको रिटर्न फाइल करना है। अगर इफेक्ट देने के बाद अगर आपका इनकम 2.5 लाख के नीचे आता है तो अलग बात। मैं आपको इसको समझाता हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये जो विदाउट गिविंग इफेक्ट का क्या मतलब बताना चाहता है, इंडिविजुअल चैप्टर वाइज इफेक्ट, इसमें स्पेसिफिक सेक्शन के बारे में बोल दिया, जो कैपिटल गेन अदर सोर्स वगैरह में यूज होता है नॉर्मली, ठीक है। ऑलरेडी पढ़ चुके हो, अगर किसी के मिस है रिवाइज करने के लिए बोलूंगा सर, ठीक है, रिवाइज करो, भूल जाते हो सर, वेरी वेरी ह्यूज सिलेबस। जिन लोगों का हुआ नहीं वो बाद में करेगा, मैं फिर से बेसिक से हम लोग वापस आ रहे हैं ना सर, वापस आएंगे उसमें। इनका हुआ नहीं, इनका हो चुका है उनके लिए रिवाइज है, इनका नहीं हुआ है उनके लिए रिवाइज है, वो फ्रेश नहीं पड़ेगा बाद में। बहुत वाइटल सेक्शन है। अगर सब प्रोविजन इफेक्ट देने के बाद आपका बेसिक लिमिट क्रॉस करता है, ठीक है, विदाउट गिविंग इफेक्ट, द चैप्टर 6 है, मतलब डेटा 80 से 80 का, या फिर इंडिविजुअल सेक्शन वाइज 54 54 बी 54 डी 54 ई सी 54 एफ, जो बेसिकली डिडक्शंस का एरिया है इंडिविजुअल चैप्टर में, is required to file a return of his income or income of such other person on or before the due date in the prescribed form and manner and setting for the prescribed particulars. बेसिक लिमिट क्या है, मैं आपको ऑलरेडी बोला, 60 के नीचे 2.5 लाख, 60 से 80, 60 to 80 3 लाख, 80 के ऊपर जाओगे तो 5 लाख। सर क्वेश्चन कराओ, क्लैरिटी नहीं आ रहा, करा देते हैं, ठीक है। एग्जेम्पशन अंडर 54, 54 बी, 54 ए सी, 54 एफ, एक कैपिटल गेन रिलेटेड सेक्शन का बात चल, ठीक है। ये इंडिविजुअल कैपिटल गेन में ये सब एग्जेम्पशन रिलेटेड सेक्शंस है जो स्पेशलाइज्ड वे में कैपिटल गेन में यूज होता है। तो सर कैसे इसका क्वेश्चन कैसे हो सकता है, चलो आपको बताता हूं मैं कि कैसा क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में और क्या जवाब देना पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। कंसंट्रेशन कीजिएगा, आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा। क्या बोलेंगे, परास या पारस, परास या पारस, परासी बोलते हैं या पारस बोलते हैं, चलो पारस, ठीक है, या पौरोस, बंगाली में बोलते हैं पौरोस, ठीक है। परास एज 55 ईयर्स, सर मतलब बिलो 60 है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23 इंटरेस्ट ऑफ 2,88,000 वाज क्रेडिटेड टू हिज नॉन रेसिडेंट अकाउंट विद एसबीआई। नॉन रेसिडेंट अकाउंट मतलब इंडिया के अंदर की इंडिया के बाहर, अरे नॉन रेसिडेंट अकाउंट मतलब इंडिया के अंदर की इंडिया के बाहर, मतलब अकाउंट बेसिकली इंडिया में ही है बट इंडिया के बाहर का अकाउंट है, जिसको हम लोग एक्सटर्नल अकाउंट बोलते हैं। नॉन रेसिडेंट अकाउंट विद एसबीआई, एसबीआई के अंदर ही है बट नॉन रेसिडेंट अकाउंट, तो किसी नॉन रेसिडेंट पर्सन के अकाउंट को ऐसे करके बताया जाता है। नाउ interest of 2,88,000 was credited to his non-resident account with SBI. 30,000 being interest on FD with SBI. 30,000 being interest on FD with SBI was credited to his savings account during this period. He also earned 3,000 as interest on this savings account. Is Paras required to file return of income? क्या पारस को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, क्वेश्चन है। What will be your answer if he has incurred 3 lakh as a travel expenditure of self and spouse to US? अगर उनका ट्रैवल एक्सपेंडिचर 3 लाख क्रॉस करता है, what will be your answer if he has incurred 3 lakh as travel expense of self and spouse to US to stay with his married daughter for some time? सर गजब क्वेश्चन है, क्या क्या सवाल कर रहे हैं। कोई अपने मैरिड डॉटर के पास जाके रहेगा नहीं रहेगा, इससे हमें क्या लेना देना, सर बहुत चीज का लेना देना हो सकता है। ये तो एकदम पर्सनल बात हो गया, मैरिड डॉटर के पास जाके रहेगा, सर जाने दो ना सर, यूएस जाएगा जाके रहेगा, मैरिड डॉटर यूएस में रहता है, प्रॉब्लम क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें ढूंढना है कि रिटर्न फाइल करना है कि नहीं, ठीक है। ये सब सिचुएशन क्रिएट होता है, ऑब्जर्वेशन में देखा जाता है, तो आपको एज पर दी प्रोविजन जवाब देना है। बात समझ में आए, पूरा केस को मैं समरी करता हूँ। एज 55 साल की है, मतलब बिलो 60, इंटरेस्ट अर्निंग 2,88,000 है एनआरई अकाउंट में एसबीआई के साथ।
30,000 being interest on FD with SBI, जो उसके सेविंग्स अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है. He also wants 3,000 as interest in this savings account. In Paras, is Paras required to file return of income? What will be your answer if he has incurred 3 lakh as travel expense for self and spouse? और यूएस पे जाके रहना चाहते हैं अपनी मैरिड डॉटर के पास कुछ दिनों के लिए. तो सवाल उठता है, क्या इनके रिटर्न फाइलिंग जरूरी है? तो सबसे पहले इसको कैलकुलेट कैसे करना है एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, ये आपको समझना पड़ेगा. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कैलकुलेशन करना है कि 139 सबसेक्शन 1 का कैसे यूज होता है. If his total income before giving effect to the deductions under chapter 6A and exemptions under capital gain, that is 54, 54B, 54D, 54EC or 54F, the very popular sections, exemption sections in capital gain chapter, exceed the maximum amount not chargeable to tax 2 लाख. इसका इफेक्ट देने से पहले अगर 2,50,000 हो जाता है असेसमेंट ईयर 23-24 में करना है. तो चलो देखते हैं. इंटरेस्ट अर्न किया एनरी अकाउंट में 288 का. फिर इसमें 2 पॉइंट आता है. एनआरई अकाउंट में जो मतलब इंटरेस्ट मिलता है इसका 2 प्रोविजन हो सकता है. ये एजम्पशन के बेसिस में जवाब देना पड़ेगा अगर क्वेश्चन ने डायरेक्टली कुछ नहीं मेंशन करेगा तो. इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द एनआरई अकाउंट इंटरेस्ट देन आपको एजम्पशन लेकर चलना चाहिए. तो सर एक चीज आपको मैं बता दूं, अगर आरबीआई का परमिशन है अकाउंट मेंटेन करने का तो उसमें जो भी इनकम होगा वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा सेक्शन 10 सबसेक्शन 4 क्लॉज 2 के तहत. पॉइंट टू बी नोटेड. एनआरई अकाउंट में अगर आप कोई इंटरेस्ट अर्न करते हो जो आरबीआई के परमिशंस पे कर रहे हो, परमिटेड बाय आरबीआई टू मेंटेन द अफोर्सेड अकाउंट, आपको उसमें एक्सटेंशन मिलेगा जो भी इंटरेस्ट आप अर्न करते हो. तो मैंने यहाँ पर पहले असम्पशन लिया कि हमने माना कि इंटरेस्ट जो है वो एज पर आरबीआई परमिशन चल रही. तो अगर इंटरेस्ट एज पर आरबीआई परमिशन है तो ये इसके ऊपर आपका टोटल इनकम को नील माना जाए बिकॉज एग्जेम्प्टेड है. सेक्शन 10 सबसेक्शन 4 क्लॉज 2 याद रखिएगा. अगर आरबीआई परमिटेड एनआरई अकाउंट है तो फिर वो नील है, एग्जेम्प्टेड हो जाएगा. ओके सर. लेकिन इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट विद एसबीआई, सर एसबीआई के साथ जो फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट मिला है 3,000 का वो तो टैक्सेबल है. मतलब वो बेसिकली टोटल इनकम पे काउंट होगा. सिंपल बात, टोटल इनकम पे काउंट होगा, इसमें कोई प्रोविजन है नहीं. एंड इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स भी टोटल इनकम पे काउंट. वो अलग बात कि हम इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स को टीटीए के तहत एक्सेप्ट डिडक्शन कर लें. तो पहला जो इनकम था आपका एनआरई अकाउंट का इंटरेस्ट वो नील है, बट एफडी के साथ जो एसबीआई के साथ मिल रहा है उसमें 30,000 का आपको मिल जाएगा, मतलब टोटल इनकम पे काउंट होगा. और सेविंग्स अकाउंट का 3,000 काउंट कर तो टोटल इनकम बन जा रहा है 33. इसमें से क्योंकि आप बिलो 60 के हो तो आपको याद रखना चाहिए कि 80 टीटीए, याद रखिए सर 80 टीटीए फॉर बिलो 60 एंड 80 टीटीबी फॉर अबव 60. ठीक है, दोनों चीज का ख्याल रखिएगा. ये प्रोविजंस के ऊपर मैंने पहले भी क्वेश्चन करा के रखा कि अगर आप 60 के नीचे का हो तो क्या होता है और 60 के ऊपर का जाते हो तो क्या होता है. ठीक है, तो फिलहाल आपको सिर्फ सेविंग्स इंटरेस्ट में डिडक्शंस मिलेंगे. तो 33 में से 3,000 का जो अमाउंट है ये डिडक्ट हो जाएगा एज पर 80C से 80 टीटीए के तहत और आपका टोटल इनकम हो जाएगा 30,000. तो क्योंकि टोटल इनकम ऑफ मिस्टर पारस सारा डिडक्शंस का इफेक्ट देने के बाद बिफोर गिविंग इफेक्ट तो द डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से इज लेस देन द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ऑफ 2,50,000. ठीक है, ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम असेसमेंट ईयर 23-24 बिकॉज इसका इफेक्ट देने से पहले ही इसका इनकम 30,000 तक आके रुका. ठीक है, तो डिडक्शंस वगैरह सब देने के बाद भी इसका अमाउंट 30,000 पे आके रुका और ये इसके ऊपर कोई रिटर्न फाइलिंग का जरूरत नहीं है. लेकिन किंतु परंतु बहुत थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट में जा रहा हूँ सर, बात को समझने का कोशिश करें लेकिन इंपॉर्टेंट बात है. अगर सेम क्वेश्चन पे एनआरई अकाउंट का परमिशन ना होता आरबीआई का, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट था, हम आरबीआई परमिशन है या नहीं है इसको एज्यूम कर रहे थे. ठीक है, तो 2,80,000 earned from NRE account has been taken as exempt on the assumptions that Mr. Paras resident has been permitted by RBI to maintain aforesaid account. However, in case he has not been so permitted, the said interest would be taxable. अगर परमिशन आरबीआई का ना होता फिर भी अकाउंट मेंटेन कर सकते हो लेकिन इंटरेस्ट जो है टैक्सेबल.
सच ए केस दिस टोटल इनकम बिफोर गिविंग इफेक्ट ऑफ द डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से कितना बन जाएगा 2,88,000 का टेनरी अकाउंट का इंटरेस्ट, 30,000 का एफडी का इंटरेस्ट एंड 3,000 का सेविंग्स का इंटरेस्ट। और ये तीनों मिला के आपका जो बेसिक लिमिट है वो 2.5 लाख क्रॉस कर रहे हैं। ये तीनों मिला के आपका जो बेसिक लिमिट है 2,50,000 को क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब यही है कि आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा 23-24। और एक इंफॉर्मेशन गिवन था, मतलब ये ऑल्टरनेट है। ये जो मैंने आपको अभी बताया ये ऑल्टरनेट आंसर है। या तो आरबीआई मेंटेन वाला कॉन्सेप्ट से चलो या फिर आरबीआई नॉन मेंटेन वाला कॉन्सेप्ट से चलो। एग्जाम में अगर साइलेंट है क्वेश्चन दोनों मेंशन करो, अगर कोई स्पेसिफिक कर दिया उसके हिसाब से करो। If he has incurred expenditure of 3 lakh on foreign travel on self and spouse, he has to mandatorily file his return of income on or before the due date under 139 subsection 1, even if his income is less than the basic income limit. बात को समझे। और एक स्पेशल बात, एक स्पेशल कॉन्सेप्ट था कि उन्होंने अपने फॉरेन ट्रिप के लिए 3 लाख का खर्चा किया ना, फॉरेन ट्रिप के लिए 3 लाख का खर्चा किया, अगर उनका बेसिक लिमिट क्रॉस ना भी करता तो भी उनको रिटर्न फाइल करना पड़ता सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के तहत। बोलो सर, बात समझ में आ रहा है? हेलो, है सर। सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, तो ये सब चीजें कहाँ से मिलता है? सब सीबीडीटी के गाइडलाइन से मिलता है सर। सीबीडीटी ने जैसा जैसा गाइडलाइंस दिया हमें बस गाइडलाइंस को फॉलो करना है। एक बात ध्यान से देख लो सर कि कब कब अगर आपका ये इनकम टैक्स का जो डिटेल्स है वो अगर फुलफिल ना भी करता है, मतलब गिविंग इफेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है, गिविंग इफेक्ट का फुलफिल ना करने के बावजूद भी आपको करना पड़ेगा, बेसिक लिमिट क्रॉस ना भी करे तो भी करना पड़ेगा। देयर आर सर्टेन सिचुएशंस जब आपको इफेक्ट देने के बाद भी आपका 2.5 लाख नहीं हो रहा है फिर भी आपको रिटर्न फाइल करना है। कब करना है? Any person other than company or firm who is not required to furnish a return under section 139(1) is required to file income tax return in the prescribed form and manner on or before the due date if during the previous year such person has deposited an amount on aggregate of the amount exceeding 1। अगर आपने अपने करंट अकाउंट में, बात को समझे, अगर आपने अपने बैंक के करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा का डिपॉजिट कर रहे हो या मेंटेन कर रहे हो, या तो बैंक है या तो बैंकिंग कंपनी है या तो कोऑपरेटिव बैंक है, कहीं पर भी करो, 1 करोड़ और उससे ज्यादा मेंटेन चल रहा है आपका करंट अकाउंट में, इसका मतलब आपको रिटर्न फाइल करना है। मतलब आपका इनकम ज्यादा लेवल में जा रहा है, सरकार आपको छोड़ेगा नहीं, सीबीडीटी आपको छोड़ेगा नहीं, आपका इंफॉर्मेशन उनको चाहिए। Has incurred expenditure of an amount or aggregate of the amount exceeding 2 lakh for himself or any other person for travel to a foreign country। 2 लाख या उससे ज्यादा अमाउंट लेके बाहर जा रहे हो फॉरेन ट्रिप के लिए। जैसे यहाँ पर ये जो पर्सन था मिस्टर परस, इन्होंने अपने सेल्फ के लिए और स्पाउस के लिए खर्चा करके विदेश घूमने गया अपने मैरिड डॉटर के साथ कुछ दिन रहने के लिए। 3 लाख का खर्चा किया था, 2 लाख क्रॉस कर गया था ना, इसीलिए 2 लाख के ऊपर पे खर्चा करोगे ना बाकी कुछ भी नहीं देखा जाएगा, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। मतलब चाहे आपका बेसिक लिमिट क्रॉस करे ना करे डजंट मैटर, अगर आप फॉरेन ट्रिप के लिए 2 लाख से ज्यादा खर्चा कर रहे हो मतलब आपको रिटर्न फाइलिंग करना पड़ेगा। Has incurred expenditure of an amount or aggregate of the amount exceeding 1 lakh towards consumptions of electricity। अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में, बात को समझे, अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में आपने 1 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया मतलब आप कोई गरीब इंसान नहीं है, ठीक है। 1 लाख का इलेक्ट्रिक बिल एनुअली कंज्यूम करना ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा मैटर है। मतलब आपका इनकम लेवल हाई होने से ही आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल इस लेवल तक जा सकता है। मतलब आपके घर में वो हर एक साधन है, ठीक है, जो एक लग्जरीनेस को मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है। मे भी आपके घर में हर रूम में एसी है, ठीक है, सेंट्रल एयर कंडीशंस है, आपके घर में मानो स्विमिंग पूल वगैरह भी है ना। बेसिकली इलेक्ट्रिक कंजम्पशंस के लिए हर एक चीज आपके पास है जो 1 लाख से ज्यादा का इलेक्ट्रिसिटी वैल्यूएशन होता है। मतलब पर मंथ 10,000 का इलेक्ट्रिक बिल, बात समझ रहे हो?
पर मंथ 10,000 का इलेक्ट्रिक, तो काफी लेवल बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कि आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है सर? मतलब भले ही आप दिखा रहे हो दुनिया के सामने कि मेरा इनकम 2.5 लाख से कम है, लेकिन अगर आपका ये सब हो रहा है मतलब आप आम आदमी नहीं हो सर, आपका इनकम लेवल बढ़ रहा है, आप एग्जेम्पशन कैटेगरी में नहीं हो सर। फुलफिल सच अदर प्रिस्क्राइब कंडीशंस, ठीक है, और भी चीजें तो भी करना पड़ेगा। सीबीडीटी ने नोटिफिकेशन दिया था 2022 में, मतलब अमेंडमेंट दिया था 21 अप्रैल 2022 में। Inserted rule 12 to provide that a person other than a company or a firm who is not required to furnish a return under section 139(1) and who fulfills any of the following conditions during the previous year has to file their return of income on or before the due date in the prescribed manner. अगर किसी का सेल्स, टर्नओवर और ग्रॉस रिसीव एज द केस में बी इन द बिजनेस 60 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, 60 लाख के ऊपर का टर्नओवर होता है या सेल होता है तो भी उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अगर ग्रॉस रिसीव किसी का ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 10 लाख के ऊपर जाता है, ग्रॉस रिसीव किसके लिए होता है? प्रोफेशनल के केस। प्रोफेशनल टर्नओवर नहीं करता सर, अपना फीस लेते हैं और फीस लेके वो अपना रिसीप्ट अगर 10 लाख के ऊपर का रिसीव कर रहा है तो भी उन्हें रिटर्न फाइल करना है। इफ द एग्रीगेट ऑफ टीडीएस, मतलब अगर आपका टीडीएस का वैल्यू या टीसीएस का वैल्यू, अब ये ना पूछे टीडीएस टीसीएस क्या है, हाल फिलहाल में बहुत चर्चा की। अगर आपका टीडीएस का वैल्यू टीसीएस का वैल्यू प्रीवियस ईयर में 25,000 से ज्यादा है तो भी आपको रिटर्न फाइल करना है। However, a resident individual with the age of 60 years or more at any time during the relevant previous year would be required to file return of income only if the aggregate of TDS and TCS during the previous year, in his case is 50,000 or more. मतलब resident individual who is of the age of 60 years or more contributed at any time during the relevant previous year would be required to file return of income अगर उनका एग्रीगेट टीडीएस और टीसीएस 50,000 से ज्यादा है तो भी उनको रिटर्न फाइल करना पड़ता है। ये सब स्पेशल बातें हैं, ये सब अपडेशन आया था 2022 में, आपको जानना चाहिए, जान लो सर। डिपोजिट इन वन और मोर सेविंग्स अकाउंट, अगर आपका डिपोजिट अमाउंट एक से ज्यादा सेविंग्स अकाउंट में एग्रीगेट मिला के, मतलब एक, मतलब मानो स्टेट बैंक में है, दूसरा मानो पीएनबी में है, कहीं पर भी रख लो भाई, एक से ज्यादा सेविंग्स अकाउंट है, कुल मिला के 50 लाख से ज्यादा अगर आपका सेविंग्स होता है प्रीवियस ईयर में तो भी आपके लिए रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। कोई भी एक चीज फुलफिल हो जाए आप मैंडेटरी कैटेगरी में आ सकते हैं। ऑल सच पर्सन्स मेंशन 1 to 5, ठीक है, अब शुड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट फर्निश द रिटर्न ऑफ हिज इनकम और इनकम ऑफ सच अदर पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्म के बारे में बात कर रहा था। फॉर्म के बारे में आगे और चर्चा करेंगे, ठीक है, लेकिन ड्यू डेट से पहले आपको रिटर्न फाइल कर देना चाहिए। अब सवाल उठता है सर ड्यू डेट क्या है? सवाल पे सवाल, एक सवाल खत्म होता है, जवाब मिलता है, फिर और एक सवाल खत्म हो जाता है। यही तो अनलिमिटेड क्वेरीज का जिंदगी है, सवाल खत्म नहीं है। मीनिंग ऑफ ड्यू डेट, जितना जानो कम पड़ जाए। ड्यू डेट क्या है? 31 अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर व्हेन द एसएससी अदर देन एन एसएससी रेफर टू बिलो, मतलब जिनके बारे में बोलो इनको छोड़ के बाकी लोगों के लिए 31 अक्टूबर ड्यू डेट है रिटर्न फाइल करने का। कंपनी, ठीक है, तो ये जो पॉइंट 2 है, ठीक है, पॉइंट 2, 30th November of the disciplinary in case of an SSC including partners of the firm being such SSC who is required to fund in the report referred to in section 92E and 31st July of the assessment date in case of any other SSC। मैं समझाता हूँ कि किसके बारे में बात चल रहा है। 31 अक्टूबर नॉर्मल ड्यू डेट है, किसके किसके लिए? कंपनी के लिए। ए पर्सन अदर देन ए कंपनी whose accounts are required to be audited under Income Tax Act 1961। अगर आपका इनकम टैक्स ऑडिट होता है 44 AD के तहत, ठीक है, कंपनी के लिए तो ऑडिट मस्ट है, कंपनी के लिए तो मैंडेटरी का बात नहीं है, कंपनी के लिए ऑडिट ऐसे ही मैंडेटरी। अगर आप कंपनी चलाते हो तो ऑडिट तो आपको करवाना ही पड़ेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाना ही पड़ेगा, ठीक है, वो फाइनेंस ऑडिट है। और अगर आप एक नॉन कंपनी हो तो आपको 44 AB के तहत टैक्स ऑडिट करवाना पड़ता है, अकाउंट मेंटेन करके, ठीक है, अकाउंट्स मेंटेन करके ऑडिट करवाना पड़ेगा। बिजनेसमैन के लिए जरूरी होता है, अगर आप बिजनेस से प्रोफेशन से कमाते हो तो आपके लिए जरूरी होता है। पर्सन अदर देन ए कंपनी whose accounts are required to be audited under Income Tax Act 1961 or any other law for the time being in force
31 अक्टूबर उनका ड्यू डेट है। A partner of a firm whose accounts are required to be audited under the Income Tax Act 1961 उनके लिए भी जरूरी है, जो फार्म का पार्टनर होते हैं। 31 अक्टूबर। 30 नवंबर किसका ड्यू डेट है? 30 नवंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर का ना, जैसे कॉन्सेप्ट कैसा काम करता है सर? मतलब हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, प्रीवियस ईयर में कमाते हैं, असेसमेंट ईयर में गवाते हैं। प्रीवियस ईयर अगर मानो आपका 22-23 है, असेसमेंट ईयर आपका मानो 23-24 है, तो असेसमेंट ईयर का 31 अक्टूबर का ड्यू डेट देखा। असेसमेंट ईयर में 30 नवंबर, अगर एसएससी इंक्लूडिंग द पार्टनर ऑफ द फर्म बीइंग सच एसएससी इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिपोर्ट अंडर सेक्शन 92E। ठीक है, 92E का डिस्कशन एक्चुअली फाइनल लेवल में होता है, इसलिए मैं 92E में ज्यादा फोकस अभी नहीं करूंगा। ठीक है, इसको एक्चुअली फाइनल लेवल में ही डिस्कशन किया जाता है। तो 92E में जो जिनका कैलकुलेशन होता है, स्पेशली पार्टनर ऑफ द फर्म के केस में, उनको छोड़ के बाकी लोग 30 मतलब सिर्फ वो 30 नवंबर को करता है, बाकी लोग 31 अक्टूबर में चला जाता है। बात समझ में आ रहा है? बेसिकली स्पाउस ऑफ सच पार्टनर, मतलब पार्टनर का स्पाउस वगैरह का केस है, इसको मैं करंटली स्किप करता हूँ बिकॉज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और बाकी जो भी पर्सन है उनके लिए डेट क्या है, मतलब कंपनी आपने देख लिया, कंपनी छोड़ के बाकी लोग जिनका ऑडिट होता है उनके लिए 31 अक्टूबर, बाकी लोगों के लिए 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर। 31 जुलाई के अंदर नॉर्मल लोगों के लिए, एकदम नॉर्मल लोगों के लिए, जो कंपनी नहीं है, जिनका ऑडिट नहीं होता है, वो 31 जुलाई के अंदर अपना रिटर्न फाइलिंग कर दे असेसमेंट ईयर। मतलब बहुत सिंपल है, 22-23 अगर आपका प्रीवियस ईयर है, 23-24 अगर आपका असेसमेंट ईयर है, 31 जुलाई आपका टैक्स रिटर्न फाइल करने का अंतिम डेट है। नॉर्मल लोगों के लिए यही सबसे ज्यादा पॉपुलर डेट माना जाता है। मैटर समझ में आया सर? मैटर समझ में आ रहा है? बोलो सर बोलो। क्या रे, कनेक्टेड हो सब? बहुत देर से पूछा नहीं। Yes, sir. सर हाँ सर, वेरी गुड सर। और बोलो सर, और बोलो, कितना बोलोगे सर? बोलते बोलते आपका दिमाग थक जाएगा, लेकिन मेरा बोलना बंद नहीं होगा, ऐसा है क्या? अच्छा सर, अब मैं आपके साथ थोड़ा बात करूंगा इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ 234A के तहत। जान लो सर, बहुत जरूरी बातें हैं। इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम, अगर आप रिटर्न फाइल करने में डिफॉल्ट करते हैं तो 234A 234A वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन इज अट्रैक्टेड फॉर फेलियर टू फाइल ए रिटर्न ऑफ इनकम ऑन और बिफोर द ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन। जैसे कि 31 जुलाई, 30 नवंबर फॉर सम पार्टनर्स का केस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस वाला, और 31 अक्टूबर फॉर कंपनी एंड ऑडिटेड, मतलब जो नॉन कंपनी है जिनका ऑडिट होता है 44AB के तहत। अगर आप ड्यू डेट पे फाइल नहीं कर पाते तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। इंटरेस्ट इज पेबल वेयर एन एसएससी फर्निशेस द रिटर्न ऑफ इनकम आफ्टर द ड्यू डेट और डज नॉट फर्निश द रिटर्न, या तो नहीं कर रहा है या तो ड्यू डेट के बाद कर रहा है। सिंपल इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, नॉट कंपाउंड, पर मंथ or part of the month is payable for the period commencing from the date immediately following the due date and ending on the following days। मतलब जिस दिन, जिस पर्टिकुलर डेट से ड्यू डेट खत्म होता है उस दिन से चालू होगा और तब तक चलेगा जब तक आप रिटर्न फाइल कर नहीं देते। ठीक है, जैसे कि जब अगर आप ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करते हो, where the return is furnished after due date, मतलब ऐसा नहीं कि रिटर्न फाइल ही नहीं कर रहे हो, फाइल कर रहे हो पर ड्यू डेट के बाद कर रहे हो, आफ्टर ड्यू डेट कर रहे हो। तो जिस दिन आप रिटर्न फाइल करोगे, से फॉर एग्जांपल 31 जुलाई अगर आपका ड्यू डेट है, और अगर आप 31 अगस्त को अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो पार्ट ऑफ द मंथ या कंप्लीट मंथ का 1% सिंपल इंटरेस्ट आपके टैक्स लायबिलिटी के ऊपर चार्ज किया जाएगा, आपके टैक्स लायबिलिटी के ऊपर चार्ज किया जाएगा। ये है सिस्टम। एंड अगर आप फार्निश ही नहीं करते हो, then the date of completion of assessment
देन द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, मतलब जिस दिन असेसमेंट कंप्लीट होगा, कैलकुलेशंस वगैरह कंप्लीट होगा, उस दिन तक का पूरा हिसाब होगा, पूरा हिसाब होगा। द इंटरेस्ट हैज टू बी कैलकुलेटेड total income के ऊपर, the interest has to be calculated on amount of tax on total income as determined under section 143 subsection 1, मतलब total income में जितना आपका टैक्स होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। And where a regular assessment is made on the amount of the tax on the total income determined under regular assessment as reduced by the advance tax, अच्छा जो भी आपका एडवांस टैक्स है माइनस कर दो, अगर कोई टीडीएस है, टीसीएस है, कोई रिलीफ है सेक्शन 89 पे माइनस कर दो, अगर कोई टैक्स क्रेडिट आपको अलाउ किया गया है 115 जेडी के तहत उसको भी माइनस कर दो, मतलब जो भी टैक्स आपका क्रेडिट में है या जो भी अमाउंट एडवांस टैक्स टीडीएस टीसीएस आपने पहले पे करके रखा है, टोटल इनकम से टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के बाद, सारा एडवांस टैक्स टीडीएस टीसीएस माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट रहता है उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। आगे मैं क्वेश्चन कराता हूँ और क्लैरिटी मिलेगा। और एक बात सर, no interest under section 234A shall be charged on self assessment tax paid by the assessee on or before the due date of filing of return। अगर आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करते हो, ठीक है, और अगर आप ड्यू डेट से पहले करते हो तो उसके ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी चार्ज, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता। The interest payable under section 234A shall be reduced by the interest, if any, paid on self assessment under section 148 towards interest chargeable under section 134A। बताता हूँ सर ये सेल्फ असेसमेंट क्या है, तब आपको ये पूरा चीज समझ में आएगी। अच्छा, एक बहुत ही वाइटल चर्चा, 234A का तो आपको आइडिया लग गया, बाकी क्वेश्चन करेंगे तो और आइडिया लग जाए। मतलब यहाँ से नॉर्मली ये सब क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है। 234A का क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, 234F का क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है। अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हो, डिफॉल्ट करते हो, तो क्या पेनल्टी लगता है, क्या इंटरेस्ट देना पड़ता है, इट्स वेरी वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। जैसे अनदर प्रोविजन आप सब जान लो सर, 234F का प्रोविजन क्या प्रोविजन है, वेयर अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 फेल्स टू डू सो, मतलब अगर आपको 139 के हिसाब से रिटर्न फाइल करने का था, टाइम पे करने का था, टाइम लिमिट के अंदर आपने नहीं किया, तो आपके ऊपर क्या फाइन लगता है, 5,000 टी, पी फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न 5,000 का फाइन लग जाएगा सर। लेकिन ये 5,000 का फाइन का कॉन्सेप्ट थोड़ा बदलता है, 5,000 का फाइन का कॉन्सेप्ट थोड़ा बदलता है अगर टोटल इनकम 5 लाख से कम है किसी का, if the person does not exceed 5 लाख, if the total income of the person, अगर किसी व्यक्ति का इनकम 5 लाख से कम है तो उनके केस में जो फी है लेट रिटर्न का या डिफॉल्ट का, दैट इज 1,000 का। तो आप लोग नॉर्मली मार्केट में सुनोगे कि टाइम पे नहीं पे करने से 5,000 का पेनल्टी लग जाएगा। ये 5,000 का पेनल्टी जिनका इनकम 5 लाख के ऊपर जाता है, जिनका इनकम 5 लाख के नीचे का है उनके लिए 1,000 का पेनल्टी फी। ठीक है सर। There may be certain specified class or classes of persons to be exempted from filing return of income. Section 139, subsection 1C. Every person who falls within the ambit of the condition mentioned in section 139 has to furnish a return of his income on or before the due date. But maybe there may be some exempted person for reducing the compliance burden for small taxpayers. The central government has been empowered to notify the class or classes of persons who will be exempted from requirement of filing a return of income, subject to satisfying the prescribed conditions. Government time to time कुछ कुछ लोगों के लिए ये एग्जेम्पशंस नोटिफाई कर सकता है, तो स्पेशली स्मॉल टैक्स पेयर्स है उनके लिए भाई ठीक है, ये रिटर्न फाइल ना भी करेगा तो हम लोग एग्जेम्प्टेड करते हैं, जो 139 सबसेक्शन 1C के तहत होता है। ठीक है सर। रिटर्न ऑफ लॉस क्या है सर, रिटर्न ऑफ लॉस में मैं आता हूँ, रिटर्न ऑफ लॉस, बिलेटेड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न सब बताता हूँ, अपडेटेड रिटर्न, ठीक है। बट उससे पहले एक क्वेश्चन कराना जरूरी लग रहा है कि क्वेश्चन अगर आपके साथ डिस्कस करें शायद नहीं आपको और इंटरेस्ट लगेगा कि आखिर इस चैप्टर से क्या सवाल जवाब होता है। एक क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको करवाया, एक सेकंड अभी बताते हैं।
अच्छा चलो, दो क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको डिटेल्स में बताते हैं। क्वेश्चन करने से भी थोड़ा आइडिया क्लियर हो जाता है। आपको दो सवाल, एक डायरेक्ट क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन करता है, ऐसा सवाल हो सकता है, स्टेट विद रीजंस वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब स्टेटमेंट दिया है, आपको पूछ रहे हैं कि भाई आप स्टेटमेंट के साथ एग्रीड हो कि नहीं। रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ एलएलपी कुड बी वेरीफाइड बाय एनी पार्टनर। ऐसे इसका प्रोविजन मैंने डिटेल्स में चर्चा नहीं किया, बट आगे चर्चा करने वाला था, बट क्वेश्चन आ गया तो करा देते हैं। मतलब क्वेश्चन का सोल्यूशन में ही आपको प्रोविजन का भी पता लग जाएगा। एंड सेकंड क्वेश्चन है, time limit for filing return of income under section 139 subsection 1 in case of Mr. A having a total turnover of 160 lakh, 100 lakh received in cash for the year ended 31st March 2023, whether or not opting to offer presumptive income under section 44 AD, that is 31st October 2023। ठीक है, मतलब पहला सवाल का जवाब क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। एलएलपी में मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के केस में रिटर्न ऑफ फाइल को वेरीफाई करने का पावर किसके पास है। क्या कोई भी पार्टनर कर सकता है? तो क्या जवाब दोगे आप इसका? तो सर कोई भी पार्टनर नहीं कर सकता, इसलिए पहला जवाब है कि यू आर डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट। द रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ एलएलपी शुड बी वेरीफाइड बाय अ डेजिग्नेटेड पार्टनर, नॉट बी कोई भी पार्टनर। Any other partner can verify the return of income on LLP only in the following cases, where for any unavoidable reason, अगर कोई unavoidable reason है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, ऐसे सिचुएशंस में कोई भी पार्टनर कर सकता है। बट अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर कर सकता है तो डेजिग्नेटेड पार्टनर को ही करना पड़ेगा। पर वेर अगर पार्टनरशिप में एलएलपी में कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है तो कोई भी पार्टनर कर सकता है। तो स्टेटमेंट पूरा सही नहीं है, स्टेटमेंट आधा सही आधा गलत। तो आधा सही मतलब आधा गलत, मतलब पूरा गलत। ठीक है, तो ये इसमें आपको डिसएग्री होना था क्योंकि प्रोविजंस कुछ और बताता था। सेकेंड क्वेश्चन था, टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 इन केस ऑफ ए मिस्टर ए, इसका टोटल टर्नओवर 160 लाख, इसमें से 100 लाख कैश में रिसीव किया है 31 मार्च 2023 का ईयर एंडिंग। उसने प्रिजम्पटिव स्कीम का अंदर 44 एडी के अंदर नहीं किया। तो आपको सवाल कर रहा है कि क्या ऐसा कर सकता है। देखिए, ये स्टेटमेंट भी प्रॉपरली एग्री करना पॉसिबल नहीं है। क्यों बताते हैं सर। इन केस मिस्टर ए, ध्यान से बात को समझ, प्रिजम्पटिव क्या है, प्रिजम्पशन टैक्सेशन स्कीम क्या है, जो लोग पीजीपीपी कर चुके हो दे कैन इजीली अंडरस्टैंड। ठीक है, प्रिजम्पशंस क्या है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम उनके लिए होते हैं जिनका अकाउंट्स मेंटेन करने का जरूरत नहीं, वो एक लमसम अमाउंट पे सरकार के घर में एनुअल टैक्स रिटर्न फाइल करता है। अकाउंट्स मेंटेन बिजनेस के लिए ही है, लेकिन उनको अकाउंट्स मेंटेन करने का या उसको ऑडिट करवाने का जरूरत है। तो प्रिजम्पटिव स्कीम के तहत स्पेशली स्मॉल बिजनेसमैन के लिए ऐसा नियम बनाएंगे। ठीक है, तो in case Mr. A opt to offer his income as per the presumptive taxation provisions of section 44 AD, then the due date under section 139(1) for filing of return of income क्या बन जाएगा 31 जुलाई। बिकॉज प्रिजम्पटिव में तो टैक्स ऑडिट वगैरह का बात नहीं है ना, क्योंकि टैक्स ऑडिट होगा तो 44 AB के तहत उनका 31 अक्टूबर का डेट है। तो पॉइंट टू बी नोटेड सर, अगर आप एक ऐसा बिजनेसमैन हो, अगर आपका ऐसा पीजीपीपी बिजनेस है, मतलब प्रॉफिट्स एंड गेन्स इन बिजनेस एंड प्रोफेशन, अगर आप प्रिजम्पटिव स्कीम के तहत हो, मतलब आपका टैक्स ऑडिट नहीं होता है इन सिंपल। और उसका कॉन्सेप्ट के बारे में 44 AD कहता है, पीजीपीपी रिवाइज करो, पीजीपीपी रिवाइज करो। प्रिजम्पटिव स्कीम क्लैरिटी से समझाया गया वहां पर तो एक एक सेक्शंस पे समय दिया गया सर, एक एक सेक्शंस पे। इग्नोर ना करे सर, कोई भी लेक्चर्स को इग्नोर ना करे, दांत लगा के दिमाग लगा के पड़े रहो, प्रोविजन जानो तो हर बात समझ पाओगे। अब देखो सर, हम लोग ऑलमोस्ट रिटर्न फाइलिंग में बात कर रहे हैं, लास्ट चैप्टर है ये बेसिकली, और इसको पढ़ाते पढ़ाते अगर मैं प्रिजम्पटिव स्कीम में वापस जाऊं तो दैट इज नॉट पॉसिबल। बस इतना बता सकता हूं कि 44 AD के तहत प्रिजम्पटिव स्कीम इनकम टैक्स पेमेंट करने के लिए यूज होता है, जिसमें अकाउंट्स मेंटेन ना करके भी अकाउंट टैक्सेशन गवर्नमेंट उनसे लेता है, टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होता है। उनके लिए टैक्स लायबिलिटी का ड्यू डेट है जिसका ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 है, उनका लायबिलिटी डेट है 31 जुलाई 2023। मतलब ये प्रीवियस ईयर खत्म होता है उनका 2023 31 मार्च को, और 2023 का ही 31 जुलाई उनका ड्यू डेट है। और अगर वो प्रिजम्पटिव में नहीं जाता है, ठीक है, तो फिर उनका अकाउंट्स ऑडिटेड होगा 44 AD के तहत, क्योंकि वो 100
60 लाख मतलब 1.5 करोड़ के टर्नओवर के ऊपर जब बात कर रहे हैं, है ना, क्योंकि वो 1.5 करोड़ के टर्नओवर के ऊपर बात कर रहे हैं, उसमें से 100 लाख कैश में भी रिसीव कर रहा है। अगर ऐसा बात है सर, अगर ऐसा बात है, अगर वो 44AB के तहत टैक्स ऑडिट में आता है तो उनका ड्यू डेट क्या बनेगा? ऐसे भी जिनका अकाउंट्स ऑडिटेड होता है 44AB के तहत, उनका टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर जाने से ऑडिट करना पड़ता है। ठीक है, तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग बन जाएगा 31 अक्टूबर 2023। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, मतलब एग्री होने वाला बात था क्या? क्वेश्चन बोला था कि टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 इन केस मिस्टर ए जिसका टोटल टर्नओवर 160 लाख है, मतलब 1.6 करोड़ का है, 100 लाख रिसीव कैश में किया है फॉर द ईयर एंडेड 31 2023, वेदर आर नॉट ऑप्टिंग फॉर प्रिजम्पटिव इनकम, मतलब प्रिजम्पटिव में है या नहीं है, इसके हिसाब से आप जवाब दो। और बोला है 31 अक्टूबर 2023, लेकिन आंसर ऐसा नहीं है, तो आपको इस पर डिसएग्री करना चाहिए था और दोनों बात को अलग से बताना चाहिए था। बोलो सर, क्लियर है या नहीं है? क्या आप लोगों को समझ में आया सर? यस सर। ठीक है सर, ऐसे प्रोविजंस को समझोगे तभी जवाब दे पाओ। कुछ भी सवाल उठा सकता हूं, आपको रेडी रहना चाहिए कि मैंने पढ़ा तो जवाब मिलेगा। सर और एक क्वेश्चन करेंगे? चलो सर कराते हैं। मिस्टर विनीत रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर रहा है, कब कर रहे हैं सर? 12 सितंबर 2023 को कर रहा है, बढ़िया है। असेसमेंट ईयर क्या हो गया? 23-24, एकदम। कंसिस्टिंग ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरी, क्या क्या इनकम किया? सैलरी इनकम किया, हाउस प्रॉपर्टी इनकम किया, बैंक इंटरेस्ट भी कमाया। ऑन 21 दिसंबर 2023 he realized that उन्होंने डिडक्शन क्लेम नहीं किया अंडर सेक्शन 80 TTA। 21 दिसंबर को रिटर्न फाइलिंग के बाद 12 सितंबर को रिटर्न फाइल किया है, 21 दिसंबर को रियलाइज हो रहा है कि मैंने रिटर्न फाइल तो नहीं किया, सॉरी मैंने डिडक्शन क्लेम नहीं किया इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज इंटरेस्ट इनकम ऑन द सेविंग्स बैंक अकाउंट। ही वांट्स टू रिवाइज हिज रिटर्न ऑफ इनकम, वो चाहते हैं कि वो अपना रिटर्न को रिवाइज करें। कैन ही डू सो? Examine, would your answer be different if we discovered this omission on 21st March 2024? अगर वो 21 मार्च 2024 को ये डिस्कवर करता तो क्या वो तब भी कर पाता रिवाइज? क्या उसमें आपका जवाब क्या होता? दो अलग अलग डेट दिया है, एक 21 दिसंबर 2023 का डेट दिया है जो रिटर्न फाइल के बाद ही हुआ है, और एक डेट आपको 21 मार्च 2024 का दिया है, ये भी रिटर्न फाइल के बाद। 80 TTA के तहत आपने जो सेविंग्स में इंटरेस्ट लिया था उसमें डिडक्शंस आपने क्लेम करना भूल गए, तो क्या आप रिवाइज रिटर्न डाल सकते हो? क्या टाइम लिमिट है? मैंने अभी तक आपको रिवाइज रिटर्न पढ़ाया नहीं, कोई बात नहीं सर, इस प्रोविजन के तहत, इस क्वेश्चन के तहत आपका पढ़ाई हो जाएगा। तो कैसे जवाब देना है? Since Mr. Vineet has income only under the head salary, income from house property, other source, ये सब नहीं है, नहीं है ना? सैलरी भी है, हाउस प्रॉपर्टी भी है, रेंट से कमाया ना, रेंट से कमाया, यस, एंड बैंक इंटरेस्ट से कमाया, तो 3 सोर्स से उनका इनकम हुआ है। अच्छा 3 सोर्स है, लेकिन क्या ऑडिटेड वाला कॉन्सेप्ट में है सर? It does not fall under the category of a person whose accounts are required to be audited under the Income Tax Act 1961 or any other law enforcement. PGPP सोर्स नहीं है उनका, PGPP सोर्स होने से ऑडिट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। Therefore, the due date of filing of return क्या बनेगा? 31 जुलाई बनेगा, ऑडिटेड वाला केस में वो है नहीं। असेसमेंट ईयर 23-24 के ऊपर बेस करके 139 सबसेक्शन 1 के हिसाब से, एज पर रिटर्न फाइलिंग का सेक्शन के हिसाब से, क्योंकि वो ऑडिटेड केस में नहीं आता है, तो 31 जुलाई उसका ड्यू डेट है। मिस्टर विनीत ने रिटर्न फाइल किया 12 सितंबर, क्या हम इसको बिलेटेड बोलेंगे? हेलो, ड्यू डेट अगर 31 जुलाई है और रिटर्न फाइल अगर 12 सितंबर को हो रहा है, क्या हम इसको बिलेटेड बोलेंगे? क्या रे, क्या ये बिलेटेड हैप्पी बर्थडे हो रहा है? भैया ना, हाँ सर, ड्यू डेट की बात कर रहे हो तो बिलेटेड तो है ना, ड्यू डेट चला गया,
तो उसके बाद जो जब भी डेट आएगा वो बिलेटेड ही होगा, और ये अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 के तहत इसको बिलेटेड होगा। अब बात आता है सर कि एज पर 139 सबसेक्शन 5 रिटर्न फर्निश्ड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 और बिलेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 कैन बी रिवाइज्ड। मतलब 139 सबसेक्शन 5 कहता है रिवाइज ऑफ रिटर्न के बारे में। क्या कहता है कि 139 सबसेक्शन 5 कहता है कि आप रिटर्न को रिवाइज भी कर सकते हो, चाहे वो नॉर्मल रेगुलर रिटर्न हो या बिलेटेड रिटर्न। Thus, a belated return under section 139 subsection 4 can also be revised. Therefore, Mr. Vinit can revise the return of income filed by him under section 139(4) in December 2023 to claim deduction under section 80(2). Means the time limit for filing a revised return is 3 months prior to the end of the relevant assessment year. क्या टाइम लिमिट है? असेसमेंट ईयर एंड होने से टाइम लिमिट क्या है? फाइलिंग ऑफ रिवाइज्ड रिटर्न 3 months प्रायर टू द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर खत्म होने से 3 महीने पहले तक आप कर सकते हो। मतलब असेसमेंट ईयर खत्म कब होगा? 31 मार्च 2024 को, है ना? इसका 3 month पहले का डेट क्या होगा? 31 दिसंबर 2023। तो 31 दिसंबर 2023 तक आप रिवाइज करवा सकते हो। अगर कुछ भी चेंज करना है, अगर आपको लगता है आपने क्लेम नहीं किया तो कर लो। However, he cannot revise return जो उसने 21 मार्च को किया है, बिकॉज वो 31 दिसंबर के बियॉन्ड जा रहा है। तो 3 महीना टाइम है आपको, 3 महीने का टाइम है ईयर एंड होने से पहले का। ईयर एंड होगा 31 मार्च 2024 को, उससे पहले 3 मंथ पहले तक आप रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। तो सिंपल बात है, जितना जल्दी रेगुलर रिटर्न फाइल करोगे उसके बाद आपको टाइम लगे मिलेगा, अगर आपको बाद में रिवाइज करना है तो। लेकिन उसका भी लिमिट क्या है? 31 दिसंबर तक, क्योंकि ईयर एंड हो जाएगा 31 मार्च 2024 को। तो ईयर एंड होने से 3 महीने पहले तक आप रिवाइज के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर ईयर एंड से 3 महीने के बाद का बात है, मतलब 31 दिसंबर के बाद है, जैसे कि 21 मार्च का जो रिवाइज का बात चल रहा था, दैट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया कि 139(1) और 139(5), 139(4) का क्या केस है, मतलब बिलेटेड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न का क्या कॉन्सेप्ट है। हेलो, यस सर। पैन का भी सवाल पूछ सकता है एग्जाम में। पैन से क्या सवाल हो सकता है? Examine with reasons whether the following statements are true or false with regard to the provision of Income Tax Act 1961. क्वेश्चन पूछता है, the assessing officer has the power to allot PAN to any person by whom no tax is payable. Assessing officer has the power to allot inter alia, मतलब related to allot PAN to any person whom no tax is payable. जो टैक्स पे नहीं कर पाएगा, मतलब नहीं करना है जिसको, उसे भी असेसिंग ऑफिसर पावर दे सकता है पैन अलॉट करने के लिए। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? मतलब इनकम टैक्स लायबिलिटी ना होने से भी आप पैन अलॉट कर सकता है ना सर, असेसिंग ऑफिसर कर सकता है। सेक्शन 139 सेक्शन 2 में बोला है that assessing officer may, having regard to the nature of transaction as may be prescribed, also allot a PAN to any other person whether any tax is payable by him or not. तो उसने टैक्स पे किया नहीं किया doesn't matter, in the manner in accordance with the procedure as may be prescribed. जैसे पैन अलॉट करना चाहिए वैसे कर सकता है। सेकंड सवाल किया था, whether the कर्ता of each is absent from India, the return of income can be verified by any male member of the family. अगर कर्ता इंडिया में नहीं है तो उसका रिटर्न फाइलिंग को वेरीफाई कौन कर सकता है? कोई भी मेंबर एचयूएफ का, मतलब जॉइंट फैमिली में कोई भी मेंबर कर सकता है। तो इसके लिए सेक्शन 140 बात करता है, 140 सबसेक्शन बी, where the कर्ता of HUF is absent from India, the return of income can be verified by any other adult member of the family, not any member. मतलब any male member का मतलब होता है कि वो any male member, क्वेश्चन पूछा था any male member, लड़का होना चाहिए, ऐसा बात थोड़ी है। हाँ, कोई भी हो सकता है जो एडल्ट होना चाहिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल।
चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कोई भी कर सकता है, एडल्ट होना चाहिए, 18+ का होना चाहिए, वो वेरीफाई कर सकता है। तो यही सब चीजें आपको पैन रिलेटेड सवाल कर सकता है। डिटेल्स में पैन के बारे में थोड़ा गो थ्रू करिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको थोड़ा सा बता दूंगा पैन वगैरह के बारे में, लेकिन आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि कैसा कैसा सवाल होता है इस चैप्टर से। आपको मैं अभी कुछ देर पहले रिटर्न ऑफ लॉस के बारे में बात कर रहा था, है ना? लॉस का रिटर्न कैसे भरना है, तो यहाँ पर सवाल किया है, एक्सप्लेन द टर्म रिटर्न ऑफ लॉस इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। कैन एनी लॉस बी कैरी फॉरवर्ड इवन इफ रिटर्न ऑफ लॉस हैज नॉट बीन फाइल्ड एज रिक्वायर्ड? अगर रिटर्न ऑफ लॉस फाइल नहीं किया तो क्या लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, सवाल करता है। और लॉस का रिटर्न कब भरना पड़ता है? देखो सर, रिटर्न ऑफ लॉस भरा जाता है, रिटर्न ऑफ लॉस भी भरा जाता है। रिटर्न ऑफ लॉस इज रिटर्न व्हिच शोज सर्टेन लॉसेस, जो बिजनेस को लॉस होता है उस लॉस को रिटर्न ऑफ लॉस में बताते हैं। सेक्शन 80 हम लोग सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में भी लॉस एडजस्टमेंट के बारे में बात किए हैं सर। जो लोग सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस पढ़े हो उनको पता है। Section 80 provides that the losses specified therein cannot be carried forward unless such losses are determined in presence of return file. अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। मतलब रिटर्न फाइल करने से इनकम टैक्स के पास डेटा होता है, तभी उसके बेसिस में आपको लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने देगा। और अगर आप लॉस रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो बाद में आप कैसे लॉस रिटर्न को कैरी फॉरवर्ड करोगे? सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 स्टेट्स दैट टू कैरी फॉरवर्ड द लॉसेस, मतलब 2022-23 में अगर बिजनेस ने लॉस खाया, ठीक है, तो उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं 23, 24, 25 में, तो रिटर्न फाइल करो भाई 139 सबसेक्शन 1 के तहत। क्या क्या लॉस कवर हो सकता है, क्या क्या लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो 139 सबसेक्शन 3 के तहत? बिजनेस लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड अंडर सेक्शन 72 सबसेक्शन 1, स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड अंडर सेक्शन 73 सबसेक्शन 2, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस 73A सबसेक्शन 2, एंड लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन टू बी कैरी फॉरवर्ड अंडर सेक्शन 72 सबसेक्शन 1। लॉस इनकर्ड इन एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स के केस में अगर बात करें तो 74A सबसेक्शन 3। However, loss from house property to be carried forward under section 71B and unabsorbed depreciation under section 32 can be carried forward even if return of loss has not been filed as required under section 139 section। बात को समझे, दो स्पेशल बात करनी है, बाकी सभी केस में रिटर्न फाइलिंग जरूरी है। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 71B के तहत अगर आप रिटर्न फाइल ना भी करते हो तो भी आप लॉस को आप क्लेम कर सकते हो, फर्दर ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। और अगर आपने किसी मशीन पे एसेट्स पे डिप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 क्लेम नहीं किया, ठीक है, उसको भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तब। तब लॉस रिटर्न फाइल ना करके भी दो लॉस का कैरी फॉरवर्ड संभव है, एक हाउस प्रॉपर्टी लॉस और एक अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन, मतलब जो डिप्रिसिएशन अभी तक आपने एसेट्स के ऊपर एब्जॉर्बेशन नहीं किया, ऐसा लॉस को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। भले ही आपने रिटर्न फाइल 139 सबसेक्शन 3 में जो लॉस रिटर्न फाइल होता है अगर आपने उसमें नहीं किया तो भी कर सकते हैं। समझ में आया सर? बाकी हर केस में लॉस रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है कि भाई मेरा लॉस हुआ, लॉस रिटर्न मतलब मेरा लॉस हुआ है, दुनिया को बताना है कि मेरा लॉस हुआ। मिस्टर आकाश, दुनिया को मतलब सीबीडीटी पे। अच्छा, एक और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जनरल नॉलेज में भी काम आता है। मतलब सर जीके है क्या? हाँ सर, बोल सकते हैं सर जीके क्वेश्चन। आकाश ने कुछ ट्रांजैक्शंस किया, कब किया? 22-23 में किया, उसका लिस्ट दिया हुआ है, क्या क्या ट्रांजैक्शंस किया, लेन देन किया, क्या क्या किया। सवाल करता है जो भी ट्रांजैक्शंस किया है पैन का जरूरत कब है और कब नहीं, इतना सा सवाल है। मतलब कौन से ट्रांजैक्शंस में पैन देना पड़ेगा और कौन से ट्रांजैक्शंस में पैन नहीं। क्वेश्चन इज दैट पुटिंग ऑफ पैन इज मैंडेटरी इन द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, ये आइडेंटिफाई करना है, यस और नो इतना बताना है। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरा 45,000 का 22-23 में, अकाउंट पे ही चेक के तहत फॉर इंश्योरिंग लाइफ ऑफ सेल्फ एंड स्पाउस, अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए या फिर हस्बैंड वाइफ अपने एक दूसरे के लिए। तो अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हो 45,000 का भर रहे हो प्रीवियस ईयर में, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, अकाउंट पे ही चेक के थ्रू से, क्या आपको पैन फर्निश करना पड़ेगा? क्या कोटिंग पैन इज मैंडेटरी? आंसर इज नो।
क्योंकि पहला बार अमाउंट 50,000 क्रॉस नहीं करता है। ये चीज आप लोग बैंक में भी ट्रांजेक्शन के टाइम पे देखे होंगे। बैंक में भी अकाउंट में पैसा जमा करना उठाने के टाइम पे अगर 49,000 50,000 क्रॉस करता है तो बैंक आपको बोलते हैं विदाउट पैन पैसा विड्रॉल या डिपॉजिट नहीं हो पाएगा, ऐसा बोलते हैं ना। क्या रे बैंक में क्या रूल लगाता है? बहुत दिन मैंने बैंक नहीं गया, बोलो सर। आप लोग बैंक वगैरह जाते हैं कि नहीं जाते? तो सिंपल बात है सर, अगर 50,000 का ट्रांजैक्शन होता एक्सीड करता तो पैन मैंडेटरी होता। तो 45,000 का LIC प्रीमियम में पैन मैंडेटरी नहीं होगा। सेकेंड क्वेश्चन करता है पेमेंट ऑफ 1 लाख टू ए 5 स्टार होटल फॉर स्टे फॉर 5 days विद फैमिली आउट ऑफ 60,000 पेड इन कैश। सर ये तो देख के ही लग रहा है कि पैन कोड करना पड़ेगा। 1 लाख का पेमेंट कर रहे हो होटल पे, उसमें 60,000 कैश दे रहे हो, चुपचाप कर दो, क्योंकि 60,000 कैश में दे रहे हो ना, तो बिल्कुल चला जाएगा। पेमेंट ऑफ 1 लाख टू 5 स्टार होटल फॉर स्टे फॉर 5 days विद फैमिली आउट ऑफ 60,000 पेड इन कैश, बिल्कुल आपको पैन कोड करना पड़ेगा। पहला बात कि 50,000 से ज्यादा का कैश दे रहे हो और 50,000 के ऊपर का कैश जा रहा है, मतलब पैन कोड करना मैंडेटरी है। पेमेंट ऑफ 80,000 बाय ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट फॉर एक्वायरिंग डिबेंचर्स ऑफ ए लिमिटेड। किसी कंपनी का डिबेंचर लेना है आपको, इंडियन कंपनी का, 80,000 का पेमेंट कर रहे हो, पैन कोड करना है और आप ECS के थ्रू से पेमेंट करो, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। यस, amount paid for acquiring debenture exceeds 50,000, mode of payment is not relevant in this case। अगर डिबेंचर का वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, मोड ऑफ पेमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, कैश में करो, कार्ड में करो, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से करो, मोड ऑफ पेमेंट इज नॉट रिलेवेंट हियर, पैन कोड करना पड़ेगा। पेमेंट ऑफ 95,000 बाय अकाउंट पे चेक टू थॉमस कुक फॉर ट्रैवल टू दुबई फॉर 3 days टू विजिट रिलेटिव्स। 3 दिन के लिए थॉमस कुक एक ट्रैवल एजेंसी है, बहुत ही फेमस ट्रैवल एजेंसी है, उनके साथ आप अकाउंट पे चेक के थ्रू से आप उनको पेमेंट किए हो और आप रिलेटिव के पास विजिट करना चाहते हो दुबई के लिए, क्या पैन कोड करना पड़ेगा? सर नहीं करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आपने अकाउंट पे चेक से किया ना, तो अकाउंट पे चेक का पूरा वैलिडिटी होता है। भले ही पेमेंट 50,000 से ज्यादा है, बट अकाउंट पे चेक मतलब इसका पूरा डिटेल्स अंडरस्टैंडिंग है बैंक के पास और गवर्नमेंट के पास। सो यहाँ पर पैन कोड करना मैंडेटरी नहीं है, भले ही अमाउंट 50,000 से ज्यादा चल रहा है, लेकिन डिवेंचर के केस में मैंडेटरी है। अप्लाई टू SBI फॉर इश्यू ऑफ क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो स्टेट बैंक पे या किसी भी बैंक में, क्या पैन कोड करना पड़ेगा? यस सर, अगर आप कोई भी बैंक में क्रेडिट कार्ड इशू के लिए कोड कर रहे हो तो पैन कार्ड इज मैंडेटरी। ठीक है, ऐसा ही आधार कार्ड रिलेटेड भी क्वेश्चंस होता है। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ सर। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में भी और भी चीज़ें बताऊंगा आपको, कुछ ज़रूरी बातें हैं और फॉर्म वगैरह के बारे में भी थोड़ा बात करूंगा। ठीक है, मैं बस इतना कहूंगा आज कि आप लोग ना घर पे एक बार पूरा चैप्टर को गो थ्रू कीजिएगा, हर एक पॉइंट। ठीक है, पैन आधार हर चीज़ में एक बार गो थ्रू कीजिएगा। पैन मैंने आपको बता दिया, आप आधार के बारे में मैं आपको बताना चाहता कि आप आधार को भी थोड़ा सा पढ़ लें कि आधार के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहना चाहता है। ठीक है, क्या कहना चाहता है, क्यों कहना चाहता है, अब उसको भी थोड़ा जान लीजिए। ठीक है, ये देखो कहाँ था, कोटिंग ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ पैन और आधार नंबर। ठीक है, पावर टू मेक रूल्स, एक बार प्लीज गो थ्रू करके रखिए। कोटिंग ऑफ आधार नंबर, ठीक है, ये भी मैंडेटरी है। एवरी पर्सन इज एलिजिबल टू ऑब्टेन आधार नंबर इज रिक्वायर्ड टू मैंडेटरीली कोड आधार नंबर इन द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अलॉटमेंट ऑफ पैन अकाउंट नंबर इन द रिटर्न ऑफ इनकम पे, वो भी जरूरी है। तो एक बार गो थ्रू करके रखें, अगर कोई क्वेश्चन हो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस ऐसे भी करूंगा, मतलब कल के क्लास में। आज का क्लास में इतना ही रखूंगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को रिटर्न ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है और रिटर्न ऑफ इनकम पे ये सब डेटा बहुत वाइटल डेटा है। मैं ऑलरेडी बहुत सारे सेक्शंस पे डिस्कस मैंने रैंडमली कर दिया। ठीक है, कुछ सेक्शंस में भी बाकी है जिसके ऊपर मैं चर्चा नेक्स्ट क्लास में बात करता हूँ। बोलो सर, आप लोगों को बात समझ में आया? नील, पंकज, स्नेहा, विश्वजीत, Yes, sir. क्लियर हुआ ना सर? क्लियर हुआ ना? ओके, ठीक है सर।
मैं आज इतना ही रखता हूँ। बाय फिर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय। বল স্নেহা, কিছু বলছিস? আওয়াজটা আসছে না, সাউন্ড আসছে না। সেরকম হলে কল করে নে একটু। বিশ্বজিৎ বল।